ग्लोबल संकेतों के चलते कमजोर शुरुआत के बाद अब निचले स्तरों पर स्टेबल होते हुए बाजार हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत बचा है। आखिरी 1.5 घंटा करनी है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और देखना यह है कि क्लोजिंग कहां होती, जिससे कि कल और आने वाले हफ्ते की सीरीज के लिए मिल सके सही संकेत। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वॉलेटाइल ट्रेड जरूर है, पर निचले से स्तरों से अच्छी रिकवरी, इसी रिकवरी पर बात करेंगे और किधर हो सकती है वीकली एक्सपायरी, डेटा क्या कहता है ये भी जानेंगे सर के साथ। सबसे पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है दीप कि 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाया है। डाउ ने, नैस्डैक ने और S&P और रसेल 2000 ने मिलकर सब पर और 200 अंक नीचे है निफ्टी और 17,700 के करीब है। बैंक निफ्टी 300 अंक नीचे 37,400 के करीब है। ऊपर से देखेंगे तो नीचे है 300 पॉइंट, नीचे से देखेंगे तो 300 पॉइंट ऊपर भी है बैंक निफ्टी पर। और वही हाल निफ्टी में भी है। रिकवरी है लेकिन थोड़ी कम, 50-60 अंकों की, यानी कि रिकवरी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा। कमज़ोर क्या है? रियल इस्टेट, एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा, मेटल, ये सारे इंडेक्स हैं जो कमज़ोर हैं। आज के सेशन में 0.5% से लेकर 2% तक की कमजोरी आपको इनमें नजर आएगी। ऑटो एकमात्र सेक्टर है जो आज हरे निशान में यही दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हल्की फुल्की रेंज में, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा लाल थोड़े हरे में, अभी मतलब कुछ करने के मूड में नहीं है। डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रात को क्या करना है। 43 पॉइंट नीचे है इस वक्त डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स ने जरूर मन बना रखा है कमजोरी का आज फिर से। इंडिया विक्स 4% फिर से बढ़ा है। यूरोप डाउ जितने ही गिरते गिरते साथ साथ 1% की कमजोरी डैक्स, कैक, फुट्सी में। ये आपके लिए पूरा हाल इस वक्त का। बिल्कुल, तो ग्लोबल मूड माहौल सुस्त है, बट कल जो भारी गिरावट देखी थी उसके बाद आज सुबह डाउ पॉजिटिव था, फिर गिरा, पर निचले स्तरों से डाउ पे रिकवरी है, निचले स्तरों से निफ्टी पर रिकवरी है 17,700 के ऊपर। बैंक निफ्टी को देखिए, यहां पर आपको ज्यादा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर भी रिकवरी आ रही है। हालांकि नेगेटिव टेरिटरी में, जैसा अनिल सर ने कहा, करीब 300 पॉइंट्स नीचे दिखेगा, पर निचले स्तरों से देखिए तो बहुत ही स्मार्ट आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी। करीब 450 पॉइंट्स की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी ने इस समय बनी है और लगभग डेज हाई के करीब बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। और इसी पर अनिल सर से वही भी राय लेनी है। उससे पहले आज सुबह भी, अगर आपको याद होगा, गैप डाउन की जब बात चल रही थी तो सर ने कहा था रिकवरी आएगी और वो बैंक निफ्टी लीड करते हुए दिखेगा और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है इस समय। सिर्फ एक चीज खरीदनी, बैंक और बैंक निफ्टी। मतलब अब जो मतलब ये बैंक निफ्टी की जो ये चाल मैंने देखी ना, बहुत लंबे समय बाद दिखी। बिल्कुल। और ये लंबे समय बाद जो बैंक निफ्टी का पिछले 3-4 दिनों का प्रदर्शन ये कह रहा है कि मैं फिर से लीडरशिप में आ रहा हूँ। एक जमाना था बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता था, निफ्टी पीछे पीछे चलता था। एग्जैक्टली। अगर 4 दिनों की रीडिंग सही है और उसकी रीडिंग का टेस्ट है ना, तेजी के मार्केट में नहीं होता, मंदी के मार्केट में होता है। बिल्कुल। तो मंदी के मार्केट में अगर बैंक निफ्टी ज्यादा ना गिरे और रिकवरी में आगे बढ़ने की कोशिश करे तो समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी तोड़फोड़ कर देगा। तो जब भी रिकवरी आएगी, जब भी वापस बाजार चलेंगे, मेरी फर्स्ट चॉइस बैंक होगी, ये मान के चले। अंडरस्टूड। और मैं उस पर पूरा फोकस बना के बैठा हूँ। सर, ये तो आपने सुबह ही बता दिया था, पूरा फोकस बैंक निफ्टी में करना है। लोज के लेवल को रिस्पेक्ट करके जो रिकवरी आ रही है उस समय डेज हाई पर और डेज हाई के करीब है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी इस समय। क्या कहना है सर? एक तो प्रेडिक्शन सही रही, डेटा रीडिंग आपकी एकदम परफेक्ट थी और जो ये मोमेंटम है वो कैसे? मुझे तो मजा आता है। देखो, जब बैंक निफ्टी ड्राइवर सीट पर हो, ड्राइवर तो कहना ठीक नहीं है जी, ड्राइवर तो छोटा शब्द, पायलट सीट क्योंकि बैंक निफ्टी उड़ता है, चलता नहीं है या दौड़ नहीं लगाता। सो आप देखिए थोड़ी देर में ऐसा होगा शायद कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बराबर ही गिरे हुए। 200 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ, 275-70 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। बट अच्छी बात यह है दीप कि जो आपको इंडेक्स को मजबूत रखने के लिए 2-3 सेक्टर की बड़ी जरूरत हो जाती है, एक आईटी और दूसरे बैंक। अगर ये दो संभल जाए तो आपका इंडेक्स संभल गया जी। और अब तक आईटी लगातार संभलते हुए आया था, तो और जनरली जनवरी के महीने में आपका आईटी ठीक रहता है। और अगर उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी आपको सपोर्ट दे दे तो फिर कम से कम आपकी ग्लोबल रिस्क कम हो जाती है। इसलिए सुबह हम ये कह रहे थे कि ठीक है, गिरने में गिर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए 17,600 17,650 रेंज दी थी कि यहाँ पर आए तो वापस किसी के पूछने का, कहने का इंतजार मत करेगा। एग्जैक्टली आज का लो 17,655 है। बैंक निफ्टी 37,050 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और वहां पर आपको खरीदना था 37,058। देख लीजिए आज का लो है। तो इससे बढ़िया मार्केट हो ही नहीं सकता कि कुछ अनिश्चितताओं के चलते वो करेक्शन दे, जो कि होगा। ये मार्केट है, अनायास, अचानक, ओवरनाइट मार्केट अच्छे या खराब हो सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है, हो सकते हैं।
उसमें जो करेक्शन आए, उस करेक्शन में अगर आप सही लेवल को होल्ड करके वापस रिकवर कर जाते हैं तो बाजार में कॉन्फिडेंस देगा, फिर आप कमजोर फील नहीं करते। Absolutely. आपको पता है कमजोरी हमारी वजह से नहीं हुई, बाहर से ही इंपोर्ट हुई, हमने कर ली, ठीक हो गए। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के नीचे जाते हैं तो फिर आपकी एडिशनल कमजोरी आ जाती है। सो आज के मार्केट में अच्छी बात क्या है, हमने 17,600 650 की सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज पे सपोर्ट लिया। 750 800 पे रुकते तो बहुत बढ़िया बात थी, वो एक अलग चीज है। लेकिन असली सपोर्ट तो 600 650 का वहां रुक गए। 37,050 के आसपास आप वहां रुक गए, जहां से आपने ब्रेकआउट कर लिया था। कल हम बात भी कर रहे थे कि 37,050 के बाद शॉर्ट रहना ही मत, आग लग जाएगी। आज वहीं पर आपने वापस वहीं पर सपोर्ट लिया। सो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट था, आज भी था। अब धीरे धीरे ऊपर के लेवल पर जब आप पहुंचेंगे, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करिए। ग्लोबल मार्केट थोड़े से वोलेटाइल हो रहे हैं, विक्स आपको उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है, तो ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वापस जगह रखिए, तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल जाएंगे। खाली होंगे तो नीचे में आपको मौका मिलेगा, या नए नए मौके आएंगे, उसकी तैयारी रखिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी तक बाजार में कहीं कोई पैनिक, कमजोरी, खराब होने के, डरने के या भाग जाने वाले सिग्नल तो नहीं है, बिल्कुल। और स्पेशली बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। सो और खरीदने के लिए जो सुबह बात कर रहे हैं, पहले बैंक ही खरीदना है, पहले बैंक, उसके बाद बाकी स्टॉक्स। और लीडरशिप भी बैंक से ही आई, रिकवरी भी बैंक से ही आती हुई दिख रही है। और काफी सारे बैंक्स हैं इस समय जो एक्शन में है। थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और उनसे इन सभी स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। पर आइए उससे पहले वरुण और कुशल दोनों हैं तैयार बताने के लिए कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले कैबिनेट की आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वहां पर नजर रहेगी। साथ ही आनंद राठी वेल्थ है, यहाँ पर तीसरी तिमाही के इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट तीसरी तिमाही का आगाज जो है ये आज से होता हुआ दिख रहा है। हिंदुजा ग्लोबल पर भी नजर रखिए। डिविडेंड और बोनस शेयर्स पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और यूनियन होम सेक्रेटरी की आज रिव्यू मीटिंग है। देश में जो बढ़ते कोरोना के मामले हैं उसको लेकर ये मीटिंग की जाएगी। कल के सत्र की बात करें तो यहाँ पर जीएम ब्रिवरीज अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही इन्फो एज पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने वाली है कंपनी। इनफैक्ट जी शिपिंग, इसका बाईबैक कल से खुलता हुआ दिखेगा। 6 जुलाई तक ये बाईबैक खुला रहेगा और ऑफर प्राइस 333 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलाइज 1:1 बोनस इश्यू की एक्स डेट भी होगी कल। और यूएस के दिसंबर के जॉब डेटा जो है वो भी आते हुए नजर आएंगे। जो नए सेट ऑफ आईपीओज है, स्टार हेल्थ और तेगा इंडस्ट्रीज, इसका भी एंकर लॉक इन जो है खत्म होता हुआ दिखेगा। और शनिवार यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट के तीसरी तिमाही के नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे। तो ये मेजर इवेंट्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ मेजर इवेंट्स अगले 3 दिनों के लिए जहां पर रखनी है नजर। आई वरुण से जाने आज के खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको आज सीएससी में देखने मिल रही है, क्योंकि हमने जो आपको खबर बताई कि कैबिनेट आज चंडीगढ़ डिस्कॉम के लिए सीएससी की बोली जो है उसको मंजूरी दे सकती है। और उसके बाद देखिए इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है वो सुबह से देखने मिल रही है। अभी भी देखिए अच्छे खासे गेंस खिलाते काउंटर जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ग्रीन एनर्जी के दूसरे चरण को मंजूरी जो है वो मिल सकती है। उसके चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर जैसी कंपनी आपके नज़र में रहनी चाहिए। बजाज फिनसर्व दिसंबर में नॉन लाइफ ग्रॉस प्रीमियम जो है 1123 करोड़ पे रहा है और लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी प्रीमियम जो है 1165 करोड़ पे रहा है। एलएनटी वाटर ट्रीटमेंट कारोबार के लिए इस कंपनी को 2.5 से 5,500 करोड़ के आसपास के रेंज में ऑर्डर मिले हैं। ओडिशा और पंजाब से ये 2.5 से 5,000 करोड़ तक के ऑर्डर मिले हैं। एलिम्बिक फार्मा पार्किंसन की दवा है, उसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। वोकार्ड राइट इशू के जरिए ये कंपनी जो है करीब 1,000 करोड़ के आसपास जुटाएगी। राइट इशू के जो टर्म्स, कंडीशंस और रेट्स और बाकी सब डिटेल्स जो है वो बाद में आने वाली है। एडीएफ फूड पीएलआई स्कीम के तहत इस कंपनी को मंजूरी मिली है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय से मंजूरी जो है वो इस कंपनी को मिली है। आईआरबी इंफ्रा गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए करार किया इस कंपनी ने। 6,555 करोड़ के आसपास के गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए इसने करार किया है। बीपीसीएल कंप्रेस बायोगैस बनाने के लिए इस कंपनी के साथ करार किया है। एसीसी एलआईसी ने यहाँ पे हिस्सा घटाया है। हिस्सेदारी जो है पिछले क्वार्टर में 6.14% से घटकर 5.66% हो चुकी है। इमामी में 13,30,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। एक अच्छी खबर आई है कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान है कि फिलहाल लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है, फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। कुछ कंडीशंस भी उन्होंने इसके लिए सेट करी हैं। आइए फिर कुछ काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं पे करते हैं चर्चा। हमारे गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ तैयार है। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित जी, श्रीकांत चौहान साहब, हिमांशु गुप्ता और ऑफ कोर्स जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दमदार पैनल है सर, एक्शन भी तैयार है और आई थिंक कॉल भी पहली तैयार है। कुणाल जी राकेश जी, चार कॉर्नर।
बताएं सर। अनिल जी, हमारे ओपनिंग बैट्समैन का गला खराब है तो पहला मौका हमको मिल रहा है। तो स्टॉक है हमारा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक नेकलाइन टूट रही है, एक नीट क्लीन क्लियर नेकलाइन 745 की एक नेकलाइन टूटी है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, डबल बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पर चार्ट पर, ब्रेकआउट आता हुआ 740 रुपए के ऊपर आता दिख रहा है और इस चार्ट पर अगर आप आरएसआई डालें तो क्लियर डाइवर्जेंस भी बनती हुई दिख रही है। तो कई कारण हैं कि भारत फोर्ज में इन स्तरों पर बाय करें। 740 से थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, 740 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 765 रुपए का, 765 का पहला टारगेट, इवेंचुअल टारगेट 780 रुपए का। भारत फोर्ज में हमारी खरीदारी की राय। तो भारत फौज पर खरीदारी की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और ओपनिंग बैट्समैन का गला खराब है, मतलब जिनको पता नहीं है वो बता दूं, वागले साहब के गले की बात कर रहे हैं। याद रहे, वागले साहब रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड नहीं है। वापस आने वाले हैं पूरे धुआंधार तरीके से, और तब शायद ही किसी को मौका मिले पारी की शुरुआत करने का। बिल्कुल बराबर ना। तो वैसे कि रोहित शर्मा नहीं है टीम में तो दूसरा कोई 2020 में वनडे में ओपन कर सकता है। जब वो होंगे तो वापस वही करेंगे। एब्सोल्युटली। खाली बंसल जी को याद दिलाना था मुझे। तो 750 रुपए के आसपास भारत फौज में खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से और कुणाल जी की तरफ से भी। 740 का स्टॉप लॉस, 765 और 780 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कॉल सारे बाय के ही आ रहे हैं आज, अभी भी ऐसा कोई कमजोरी वाले मामला ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है। आइए कुछ स्टॉक जो बड़े एक्शन में है उन पर राय ली जाए। हमने इस हफ्ते से की थी, पिछले हफ्ते से की थी सीरीज की शुरुआत हमारी सुपर स्टॉक 22 पिछले हफ्ते, सॉरी हाँ। तो पूना वाला फिनकॉप वो एक और स्टॉक था जहां पर हमने राय दी थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर आज इसी स्टॉक पर शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आशीष कुकरेजा साहब ने भी राय दी थी खरीदारी करने के लिए। वाकई में शॉर्ट टर्म पिक निकली है 248 रुपये पर। सेठी साहब की तरफ से भी खरीदारी की राय आई थी थोड़े दिन पहले। अच्छा बाय द वे, सेठी साहब से याद आया, सुबह सेठी साहब नहीं थे लेकिन आज दोपहर में हैं। अभी मैसेज आएगा कि 2:30 बजे मैं अवेलेबल हूँ, चिंता न करें। लगता है उनको लग रहा होगा मार्केट जितना कमजोर होना था हो गया, अब चिंता की बात नहीं। तो सेठी साहब फिर से जुड़ेंगे 2:30 बजे। लेकिन पूना वाला फिनकॉप 250 रुपये। चार्ट देखिए सुमित, दीजिए राय। अनिल जी पूना वाला के अंदर अभी और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 250 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे ये स्टॉक में मोमेंटम और बनेगा, जिसमें 275 के एक्सटेंडेड शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे और 300 रुपए ओवरऑल टारगेट होंगे। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक के अंदर जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से, स्टॉक इजीली रुकने वाला नहीं है। 275 और 300 के टारगेट जल्दी ही अचीव करेगा। पोजीशंस होल्ड करें। पोजीशन होल्ड करें पूना वाला फिनकॉप। बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास और बिगुल उनके लिए BTSTT का। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। बिल्कुल देखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से बाजार को सपोर्ट आते हुए देखने को मिल रहा है और मेरे रडार पर एक जो स्टॉक आया है वो बैंकिंग सेक्टर से ही है। खरीदना है इंडसइंड बैंक। देखिए ये स्टॉक पिछले 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर एक रेंज से ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी कल के हाईज के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है और क्लियर कट यहाँ पर जो 900 रुपए का एक कॉल राइटर का एक बड़ा हर्डल था, स्टॉक ने उसको भी यहाँ पर आज निकाला है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक इंडसइंड बैंक 940-950 रुपए तक जाने के लिए तैयार है, इसलिए इंडसइंड बैंक मेरी तरफ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। फ्यूचर्स में यहाँ पर 907 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर पहला टारगेट 940, उसके बाद 952 रुपए का दूसरा टारगेट इंडसइंड बैंक है, मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह। 40 से 952 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में करनी है खरीदारी। बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख रही है। पर एक बैंक जो लीड कर रहा है और जब गिरावट आई थी तो इसने लीड किया था, आज की रिकवरी में ये लीड कर रहा है। यूजुअली एसोसिएट करते नहीं है बैंक निफ्टी की रैली में इसकी लीडरशिप को, बट RBL बैंक इस पर एक बड़ा एक्शन बनते हुए आपको दिख रहा है। तेजी में है RBL बैंक इस समय। बंसल जी जरा चार्ट्स पर राय दें। 130 के नीचे गया था जब रीसेंट फॉल आई थी, MD and CEO जब छुट्टी पर गए, इंटरिम MD and CEO अपॉइंट हुए, वहां से अच्छी रिकवरी आज 140 के स्तर पर आते हुए, क्या राय है सर? दीपांशु, मेरी राय तो बिकवाली की है। ऊपर में 146 148 के लेवल मिले हैं तो बेचना चाहिए, लेने की राय नहीं है। तो सेल ऑन रैली वाला काउंटर है।
वेट करें, थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है 146, 146, 148 के प्राइस मिलते हैं तो ऊपर में बेचना चाहिए, धक्का देना चाहिए इसको। तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की राय है, बट फिलहाल एक्शन में आते हुए दिख रहा है आरबीएल। धक्का तो दोनों तरफ से दे सकते हैं सर, नीचे से भी धक्का दे तो ऊपर जाता है। नहीं अनिल जी, अगर नीचे से धक्का देने पे ऊपर आदमी जाता है तो आपके धक्का लेने के लिए मैं और कुणाल जी, अनिल जी तैयार हैं। अरे ऊपर नहीं जाएगा अनिल जी, आदमी नीचे ही जाएगा अरे धक्का खाने के बाद। मैं आपको ऐसा धक्का कैसे दे सकता हूँ जिससे कि आप ऊपर जाए? आपकी तो यहाँ नीचे जरूरत है, धरती पर। क्या बात कर रहे हैं? इतने लोगों के लिए आपको काम करना है, सबको पैसा वाला बनाना है। बंसल जी, क्या अनफिनिश्ड एजेंडा है आपका अभी तक तो, और आप जो काम कर रहे हैं वाकई में बड़ा लाजवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लोगों को इतना आज अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे कितना सिखाया, अभी भी थोड़ी देर पहले RSI पर डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, ऐसे 3-4 चीजें बोली थी मैंने, काफी सारी वो भारत फौज के लिए। तो मतलब मुझे तो कभी कभी ये सरप्राइज होता है कि इतनी सारी इंग्लिश लगती है अगर टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने में, तो बंसल जी हमारे इतने बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट बने कैसे? कुणाल जी, इसके पीछे कोई राज? नहीं अनिल जी, मैं बताता हूँ अनिल जी, ऐसा नहीं है। देखिए मैं कल एक वीडियो देख रहा था। एक रुकिए, जस्टिस ऑफ क्या बोलते हैं, नेचुरल जस्टिस का, हाँ, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से पहले मौका बंसल जी को मिलेगा, क्योंकि आरोप बंसल जी पे लगे हैं जी, तो जवाब पहले बंसल जी देंगे। जी बंसल जी। कल मैं वीडियो देख रहा था, तो ऐसा नहीं है अनिल जी, ऐसे इंडिया में लोग आफ्टर 8 PM इंग्लिश बोलते हैं, तो अनिल जी विदेशों में लोग आफ्टर 8 PM अनिल जी हिंदी बोलते हैं, और मेरे पास इसका प्रमाण है। अच्छा, मैं सोच रहा था आपको भेजूं भी अनिल जी, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल भेजिए। कोई अगर मुस्कुराने के पल हो तो अकेले के लिए मत मुस्कुराइए, सब साथ में मुस्कुराइए। जी कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, बंसल जी, अनिल जी अंग्रेजी मूवीज देखते हैं अनिल जी, सबसे ज्यादा पसंद अगर मूवीज हैं कोई बंसल जी को तो वो इंग्लिश हैं। तो अनिल जी बिल्कुल ये ना सोचे कि इंग्लिश में कुछ हाथ तंग है बंसल जी का, इंग्लिश मूवीज बहुत पसंद करते हैं बंसल जी। अनिल जी गजब, क्या बात है, ये तो नए नए राज खुल रहे हैं बंसल जी के। वाह, बंसल जी की रीरेटिंग करनी पड़ेगी पूरी तरह से एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, आइए तब तक मुलाकात करते हैं हिमांशु जी से, तैयार है उनके लिए एक और बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक है वागले जी का, तो कोई अगर आप हिंट देना चाहें तो। वागले जी के स्टॉक में तो 2-3 ही है, SRF, इंडिया बुल्स, अदानी। बिल्कुल सही अनिल जी, तो स्टॉक है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अनिल जी, ये स्टॉक आज सुबह से एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, 6-6.5% का OI एडिशन यहाँ पर आते हुए नजर आया, और 220 पर जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर एक्टिव था इमीडिएट नियर टर्म में, उसके ऊपर उसका बैरियर यहाँ पर स्टॉक ने पार किया है। मुझे लगता है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से एक अच्छा रनअप दिखाने के लिए तैयार है। 218 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चले। 232, 238, 232 और 238 रुपए तक के दो टारगेट्स के लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में अनिल जी BTST करने की सलाह है अनिल जी। और अगर यहाँ पर अगर हमारे वागले जी का गला सही होता तो आई एम श्योर कि वो कॉल मुझसे पहले उन्होंने दे दी होती। हो सकता है कल सुबह दे दे। और अभी तो ऐसा लग भी नहीं रहा, इसके लक्षण ऐसे है नहीं कि जल्दी से बैन में जाए जी। अभी तो आज कितनी 5 तारीख हुई है, 6 तारीख, तो अभी तो पहले ही हफ्ता है, तो बैन में जाने की भी संभावनाएं कम है। तो पूरी संभावना है कि बराबर है, मेरे ख्याल से 223-225 की रेंज की बात की जा रही थी शुरुआत से कि 223 के ऊपर मजबूत हो जाएगा। तो आज 223 के ऊपर निकलने के संकेत इसने ठीक उसी तरह से दिए जैसे 770 के ऊपर निकलने के संकेत यूपीएल ने दिए। अब देखते हैं यूपीएल सुबह तो किसने दिया था खरीदारी की राय, सिमी जी ने। किसके चार्ट पे और आता है तो यूपीएल आ गया सिमी जी का, हिमांशु जी ने सुबह SRF दे दिया और आईबुल भी दे दिया। तो हाई बीटा स्टॉक्स ये आपके लिए पूरे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, तो ये ध्यान में रखिए आप पूरी तरह से तेजी की तरफ। आइए, दिसंबर में आए 12 IPOs के एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड इसी महीने पूरा होने जा रहा है। तनाव का काम है, फिर से तनाव है। तो इनका जो लॉक इन पीरियड पूरा हो रहा है ये जान लीजिए कब कब किस IPO का पूरा हो रहा है। देवांशी सारी डिटेल्स लेकर हमें बता रही ताकि अगर ये बहुत ज़्यादा भरे हुए IPO, बहुत ज़्यादा ऊपर लिस्ट हुए IPO में अगर सौभाग्य से आपको कहीं कोई अलॉटमेंट मिल गया है और आप सोचें कि मुझे कब निकलना है या क्या ध्यान में रखना है, तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपको दे रही है देवांशी। बताइए।
बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले तो उन कंपनीज से शुरू करते हैं जिनका हाल ही में आईपीओ जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने वाला है। आप देखिए अनिल जी, स्टार हेल्थ, टेगा इंडस्ट्रीज, इसके कल ही लॉक इन पीरियड खत्म होते हुए देखेंगे, तो दोनों स्टॉक में भरपूर एक्शन आपको कल ही देखने मिलेगा। इसके साथ ही आनंद राठी वेल्थ, जहां पे 10 जनवरी को लॉक इन पीरियड समाप्त होता हुआ दिख रहा है। रेट गेन ट्रैवल पर आपको नजर रखनी है क्योंकि 14 जनवरी को इनका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। और श्रीराम प्रॉपर्टीज, जहां पे 14 जनवरी को इसका भी लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे हमने पास में भी देखा है कि एक दिन पहले और उसके बाद भी जिस दिन लॉक इन पीरियड खत्म होता है उस दिन थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखती है और उसके 5 दिन तक लगातार इस स्टॉक में गिरावट भी देखने मिली है। तो लगातार ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली हमने देखा है पिछले आईपीओ जब उनका लॉक इन पीरियड खत्म हुए हैं। और ज्यादातर ऐसी कंपनीज हैं या तो उनके जो अलॉटमेंट साइज है जो उन्होंने एंकर निवेशकों को दिया है वो थोड़ा सा बड़ा है या फिर वो स्टॉक में एक रैली आ चुकी है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पर आज हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले रेट गेन ट्रैवल, इस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि आप देखिए 13% तक इसकी एंकर बुक है। इसके साथ ही श्रीराम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी 13.5% के आसपास की परसेंटेज ऑफ ओवरऑल जो एंकर बुक है वो 13.5% है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे HP एडिसिव, सुप्रिया लाइफ साइंसेज और साथ ही CMS इन्फो सिस्टम, ये सारी ऐसी कंपनीज थी, IPOs थे जहाँ पे 10% से ज्यादा के एंकर को अलॉटमेंट आते हुए दिखे थे। तो ज्यादा शेयर्स है उनके पास, थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही स्टार हेल्थ पर आपको इसलिए फोकस करना है क्योंकि टोटल एंकर बुक जो है वो करीब 3200 करोड़ की थी और स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद लिस्टिंग गेन्स भी आते हुए नहीं दिखे थे, तो इसके चलते थोड़ा सा प्रेशर आपको कल देखने मिल सकता है। इसके साथ रेट गेन ट्रैवल पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि करीब 600 करोड़ की एंकर बुक है, तो थोड़ा सा जो बिकवाली का प्रेशर है वो आपको इस स्टॉक में भी आता हुआ दिखेगा। तो अनिल जी, 2 स्टॉक है, स्टार हेल्थ और रेट गेन ट्रैवल, श्रीराम प्रॉपर्टीज, जहां पे आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए और प्रेशर देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रेट गेन और स्टार हेल्थ, श्रीराम प्रॉपर्टीज, जिन पर आपको एक्शन दिखेगा। और आनंद राठी वेल्थ, इनका भी 10 तारीख को खुलने वाला है और कल नतीजे भी आएंगे, नहीं आज नतीजे आएंगे, कल मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, बिल्कुल। तो उन पर भी फोकस आपको रखना है। और इस बीच आप देख लीजिए, देख लो, हाँ 550। ओ, ये तो गजब ही हो गया, 200 पॉइंट निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी 150 रह गया। तो हेमांग अभी हमें मैसेज करके भेज रहे बोले सर वो आप बोल रहे थे कि 200 ही हो जाएगा, तो यही हो गया। तो इनफैक्ट 200 से कम रह गया, बैंक निफ्टी सिर्फ 150 नीचे रहा है, निफ्टी और ज्यादा हो गया। सही जगह निशाना लगाओ, बस काम हो जाता है। बिल्कुल, डरिए मत, घबराइए मत। एक्शन बैंक्स जिंदगी में एक ही बार डराया था और ऐसा डराया कि लोग आज भी याद रखते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, डरने का नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से। कई बार लोग बोलते हैं कि बताया ही नहीं था, वैसा फॉल होगा तो बताएंगे, वैसा फॉल है ही नहीं है। वापस आ गया ना 18,000 पे। हाँ, क्या खराबी है, बिल्कुल नहीं। अब हर सेकंड का, हर मिनट का, हर दिन का मूवमेंट तो आप थोड़ी पकड़ें। बाकी तो बीच में आप ट्रेडिंग के हिसाब से हमेशा आप अपनी डिसिप्लिन के साथ, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करते ही हैं ट्रेंड को, लेकिन डरिए घबराइए मत। और बाकी इन्वेस्ट करना है तो फिर जैन साहब जैसे हमारे लोग हैं ही हैं, ऑफ कोर्स। देखो फेज 3 फिर 10% आज ऊपर सीधा। जैन साहब जबरदस्त, गजब की रिसर्च, कमाल की। जैन साहब आपके मतलब है ना, ये बिल्कुल सही समय है, एकदम बेहतरीन पिक्स वाला आपका जेम्स। आज आपका जेम्स 30 रुपए ऊपर है, देख लीजिए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। इनफैक्ट पिछला हफ्ता भी बहुत बढ़िया गया और अभी भी जा रहे हैं। बीच में एक बार ऐसा लगने लगा था कि स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, बट अब सारे के सारे 2-4 दिनों में टारगेट्स हो रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे जेम्स ला पा रहे हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है। एंड फेज 3 तो पेज 3 स्टॉक हो गया आज का, तो मजेदार बायर पैक हो गया। सुबह सुबह बहुत मार्केट्स में प्रेशर था, बट अब देखिए मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इनफैक्ट खाली ब्रॉडर इंडेक्स IT और कुछ सेक्टर्स के प्रेशर की वजह से जरूर से दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप में आई एम वेरी बुलिश। और मुझे तो लगता है कि जो बाइफर्फिकेशन है स्मॉल कैप मिड कैप का, वो अब वैसा रहा ही नहीं है। हमें तो ये देखना, जैसा आज हमारी टीम ने भारत गियर्स दिया, अब इंडिया के अगर सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है तो लार्जेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। वो कैप कौन सा उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी कंपनी हो, कैप अपने आप बन जाता है बाद में। कई स्टॉक्स हमने पहले जो रेकमेंड करते थे आज वो FNO में आ गए और पहले वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होते थे। मुझे याद है अपोलो हॉस्पिटल्स, इप्का लैब्स, इन टाइप के स्टॉक्स भी स्मॉल कैप मिड कैप ही होते थे जो आज FNO में शुमार है। बिल्कुल। और बाकी सब जितने हमारे देश के दिग्गज चार्टिस्ट हमारे चैनल पर, पैनल पे जो बैठे हैं, उनसे निवेदन है जरा फोकस बैंक निफ्टी के साथ साथ अब थोड़ा सा इधर दाएं बाएं भी करें।
नज़र डालें सरकारी बैंकों पर। बिल्कुल, सरकारी बैंकों में बड़े एक्शन की तैयारी मैंने आपको काम पर लगा दिया है। आइए, तब तक सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जी, सरकारी बैंकों पे भी मैं नजर डालता हूं। फिलहाल जो बैंकिंग स्टॉक मेरे नजर पे आया है वो है एक्सिस बैंक। 729 730 का अभी भाव है। एक्सिस बैंक में अब यहां से मोमेंटम बनेगा, यहीं पे खरीदारी करें। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और ये स्टॉक स्ट्रांग है। ये स्टॉक के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए। 715 का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर ही 745 रुपए से लेके 750 रुपए तक का मूव एक्सिस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। यहीं पे खरीदारी करें। 745 750 इमीडिएट शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के टारगेट। पोजिशनल टारगेट मेरे को 800 रुपए तक के भी लगते हैं, जो कि जल्दी एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एक्सिस बैंक। बिल्कुल, एक्सिस बैंक में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। 745 750। प्राइवेट बैंक्स भी मजबूत है, सरकारी बैंक भी मजबूत है। कुणाल जी, राकेश जी भी अपनी पिक देने वाले हैं। उससे पहले हिमांशु जी के लिए एक बिगुल BTS DT वाला। बताएं सर। अनिल जी, मैं वेट ही कर रहा था इस ब्रेकआउट का और आपने उसी वक्त इसका जिक्र किया। PSU बैंक्स में, कैनरा बैंक में हमने कल से देखा कि 211 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन ले रहा था और आज पिछले आधे घंटे में जिस तरह से बैंक निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है, PSU बैंक में सुबह से एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कैनरा बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। कैनरा बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह है। 218 और 222 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे और 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक में BTS की ट्रेड लेने की सलाह है। सरकारी बैंक रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ कैनरा बैंक यहाँ पर रखिएगा नज़र। एक दो सरकारी बैंक मेरे भी रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रहे हैं, मैं भी नज़र बनाया, लेकिन मेरा नंबर थोड़ा बाद में, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी है। कुणाल जी, राकेश जी हैं तैयार। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकों में रिवर्सल है, जैसे पीएसयू बैंक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ग्रीन में आ चुकी है। बड़ा ब्रेकआउट आईसीआईसीआई बैंक में आया, उसके बाद ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर आईसीआईसीआई बैंक में हमारी खरीदारी की राय है। आईसीआईसीआई बैंक को 840 रुपए के लेवल्स तक जाना है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 782 रुपए पर। 782 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 810 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 825 रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय। हरे निशान में आ चुका है। सुबह सुबह जिन जिन का ब्लड प्रेशर बढ़ा था, कृपया उसे नॉर्मल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ले आए उसी लेवल पर जहां कल 3:30 बजे था। आज 2:30 बजे के पहले पहले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है। कहाँ मंदी है, अच्छा मौका था बैंक्स खरीदने का। बिल्कुल। और आप देखिए 700 पॉइंट की रिकवरी। एब्सोल्युटली। और डेज लो सर पहले 10 मिनट में ही हो गया था, उसके बाद गिरा नहीं है। मजा, उसके बाद रिकवरी की है, बस टाइम में टाइम लगा है। वो थोड़ा सेकंड हाफ में ज्यादा है। सब हर चीज हम चाहे वैसे हो जाए ऐसा थोड़ी है, ऐसा करेंगे फिर तो क्या बात ही क्या है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया रिकवरी, शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी पे आती हुई दिख रही है। और अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर 37,900 का, ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 का, बस उसके ऊपर उसके बाद कल का हाई पार करे तो फिर शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं, वैसे भी नहीं है, बट फिर भी ठीक है। चलो किसी को चांस लेना ही है कि भाई मैं थोड़ा और देख लूँ कर लूँ, तो वो एक अलग बात है। ओके, तो ये है बड़ा एक्शन वाला। एक और स्टॉक है जो बैंकिंग शेयरों में जो राडार पर आने की तैयारी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही PNB। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इसके चार्ट देखिए पहले। बैंक ऑफ बड़ौदा मजबूती के साथ 87 रुपये के आसपास, जरा देखिए तेज दौड़ लगाने को तैयार है क्या ये स्टॉक भी? सुमित जी बताइए। बिल्कुल तैयार है अनिल जी। परसों बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय का कॉल दिया था जब ये 82-50 के पास चल रहा था। 88 से 90 के इसके इमीडिएट टारगेट थे, जो कि आज ऑलमोस्ट 88 के टारगेट अचीव हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है स्टॉक 90 का लेवल तोड़ते ही सेंचुरी मारेगा। खरीदारी करें, पोजिशन होल्ड करें, यहाँ से अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। अनिल जी, एक बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है, बिगुल चाहिएगा जी सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी, दूसरा स्टॉक जी। कोई बात नहीं, बैंक है ना, कोई सा भी बैंक हो, बिगुल तो बजेगा। सुमित जी के लिए बिगुल।
जी, इंडसइंड हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, कोटक या एचडीएफसी? अनिल जी, इस बार छोटा बैंक लेके आया हूँ। आपने कहा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखिए, तो छोटा वाला बैंक एक स्टॉक नजर पे आया है। 50 के नीचे वाला स्टॉक है, 46 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के अंदर जस्ट मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक यहाँ से भागने को तैयार है, यहीं पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है हाफ सेंचुरी लगने को तैयार है। स्टॉक पिछले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे करके ऊपर आया और अभी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 44 रुपए के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। और यहाँ पे इमीडिएट जो ऊपर में यूनियन बैंक का टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 49 रुपीज 50 पैसे का, दूसरा टारगेट बनेगा 52 रुपए 50 पैसे का। जल्दी ये लेवल यूनियन बैंक में इस बार देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें 49.50, 52.50, ये 2 टारगेट्स के लिए। आपके सुमित जी, ये तो सरकारी बैंक है, ये प्राइवेट कब हुआ? नहीं, मैंने बैंक बोला अनिल जी, और छोटा बैंक और सरकारी बैंक बोला इस बार। अच्छा, हाँ, मैंने वही बोला। मैंने कहा, आपने बोला बिगुल बजाओ, मैंने कहा सरकारी बैंक होना चाहिए, तो आपने बोला नहीं, तो मैंने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, प्राइवेट बैंक दे रहे हैं लगता है, इसलिए तो मैंने पूछा। मैंने कहा इंडसइंड हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, बचा कौन सा? तो थैंक यू वेरी मच। सरकारी बैंकों पर आपकी नजरें इनायत हुई। चलिए, कैनरा बैंक हिमांशु जी को पसंद है, यूनियन बैंक आपको पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं राय ले रहा था, ले ली क्या मैंने? सुमित जी से तो ली, हाँ, उसके बाद ही तो सुमित जी का आया है। एसबीआई, बीओबी, आपके रेडार पर भी कुछ आ रहा है? आपने हिंट दिया है सर। मेरे रेडार पे एक्चुअली बीओबी आ रहा था एक्चुअली। अच्छा। लेकिन मेरे देखते देखते थोड़ा ये सब कॉल्स आ रही थी, तब तक बढ़ गया मेरे ख्याल से थोड़ा, क्या तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस पे ओपिनियन ही ले ली जाए। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ही मुझे लग रहा था कि थोड़ा मजबूत, हाँ 2.5% देखिए ना, अच्छा मजबूत हो गया, डे हाई पर अच्छा चल रहा है। तो ये स्टॉक है जहाँ पर आपको फोकस करना है। भाई सेठी साहब से मुलाकात करवाओ, 2:30 बज गए ना। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स आने के लिए तैयार हैं। सुबह सेठी साहब आज वैसे आने वाले थे, लेकिन हल्की सी छुट्टी ली थी। अब दोपहर वाले शो में जुड़ रहे हैं। और अच्छा, हाँ, बसिन साहब भी अभी जुड़ेंगे 2:45 बजे, सुबह फ्लाइट में थे, तो बिल्कुल हल्के हल्के धीरे से उन्होंने बात की थी, लेकिन आज अभी खुलकर बहुत तेज है। देखा, सुबह लेने का बढ़िया मौका था। चलिए, आइए तब तक सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है आपका सेठी साहब। सुबह हमने आपको बड़ा मिस किया, लेकिन आप एकदम सही वक्त पर फिर से आ गए, जब बाजार फिर से अच्छी खासी रिकवरी के मूड में, बंद होने में। दीप, ये तो 17,800 के ऊपर बंद देने की तैयारी कर रहा है। जो हम बात कर रहे थे 17,800 के ऊपर बंद हो तो बहुत अच्छा है, तो मजबूत बंद होने की तरफ बढ़ रहा है 17,780। बताएं सेठी साहब आज की पिक्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, बाजार में कहीं पे भी मंदी जैसा कुछ नहीं है। इतनी अच्छी खासी गिरावट यूएस के मार्केट्स में थी, फिर हम खराब खुले भी, और चारों तरफ ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी बाजार को कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगता है बाजार एक अलग ही लीग में है, और ये बजट तक डेफिनेटली नए हाइज बना लेना चाहिए बाजार, और पर्टिकुलरली लेड बाय बैंकिंग स्टॉक, जो कि अभी चर्चा भी हो रही थी। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी सबने रिकमेंड किए हैं। और आज अनिल जी मैं थोड़ा हटके 2 स्टॉक कैश मार्केट के ही, और दोनों में खरीदारी करनी है, वो तो जायज है, तो 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। पहला स्टॉक अनिल जी है, एक सॉलिड कंपनी है। स्टॉक का नाम है टार्सन प्रोडक्ट्स, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 643 रुपए। अनिल जी, ये कंपनी लाइफ साइंसेस सेक्टर, यानी कि फार्मा, डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल, इन सेक्टर को कैटर करती है, और प्लास्टिक जो लैबवेयर प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है। हाल ही में आईपीओ आया था 662 के प्राइस पे, और आईपीओ में तो इस तरह की फ्रेंजी थी, 77 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, और उसके बाद लिस्टिंग भी अच्छी हुई, और लिस्टिंग के बाद ग्रेजुअली ये स्टॉक ने बहुत ही कमाल किया। ये एक्चुअली 924 तक के इसने हाइक करे, बट उसके बाद जैसे पेटीएम का इशू आया और वो एक खराब होने की वजह से पूरे आईपीओ मार्केट में ही एक गिरावट आई, और इस स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट आई, और ये स्टॉक अभी अपने निचले लेवल से रिकवर होकर वापस से 640-42 इस लेवल पे आया है। बट मुझे लगता है बहुत ही दमदार कंपनी है, और जिस तरह से पेंडेमिक के जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसके कारण, और इनके सब क्लाइंटेल है, मतलब मार्की क्लाइंट्स है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, मेट्रोपोलिस लैब है, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सिंजिन,
ये सब इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, हेवी डिमांड है इनके प्रोडक्ट की। और हाल ही में कोई कमेंट आया था मैनेजमेंट का कि इनकी कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में करीबन 20% की ग्रोथ देखी जा रही है। बाकी कंपनी के 141 डिस्ट्रीब्यूटर्स है भारत में, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वेस्ट बंगाल में, और मोर देन 40 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और बाकी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 675 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 630 रुपए। 630 के स्टॉप लॉस के साथ 675 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। टारसेंस में है आपके लिए खरीदारी करने की राय। सेठी साहब की तरफ से स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ आज के हाईस पर पहुंचता हुआ। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी वैसे सेक्टर से है जो आज जो बाजार सुबह खराब भी थे तब भी वो स्ट्रेंथ में था, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट का सेक्टर। और आज तो जो 2022 का सुपर स्टॉक भी ऑटो कंपोनेंट कंपनी थी अपने चैनल पे भारत गैस, वैसा ही स्टॉक है सुब्रोस लिमिटेड। ये कंपनी भारत की, अभी इसका प्राइस चल रहा है 373 का। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कार एसी बनाने वाली कंपनी है, जो कि कार एसी के सेगमेंट में 42% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और कंपनी का एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है जहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान, वो और जो मेजर कस्टमर है मारुति, दोनों इसके शेयर होल्डर्स भी हैं। डेंसो कॉर्पोरेशन 20% स्टेक ऑन करती है और सुजुकी ऑन करती है 11.96%। ये कंपनी मतलब प्रोडक्ट डिमांड सॉलिड है, ऑटो सेक्टर पे बुलिश है, और जिस तरह से अब आने वाला समय ऑटो कंपोनेंट ऑटो सेक्टर के लिए दिख रहा है, कंपनी बहुत ही अच्छा करनी चाहिए। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, 0.03 का डेट इक्विटी रेशियो, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 37% की हिस्सेदारी है, जिसमें ये दोनों का नाम नहीं, मतलब दे डोंट कम एज प्रोमोटर्स, डेंसो कॉर्पोरेशन और सुजुकी, तो इनकी अलग है हिस्सेदारी। बाकी प्लेज कुछ नहीं है, FIS की 12.3% हिस्सेदारी है और वो लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक जो 373-74 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 395 का मेरा टारगेट है और 365 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 395 का टारगेट, 365 का स्टॉप लॉस। सुब्रोस और टारसेंस प्रोडक्ट्स, ये दो काउंटर सेठी साहब की तरफ से बेहतरीन कैश कॉल्स आती हुई। ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज यहाँ पर रखिए नजर, बाजार की तेजी बनती हुई दिख रही है। आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी लें, उससे पहले हिमांशु जी की एक कॉल है तैयार, बिगुल BTSTT। बताएं सर। दीपांशु जी, मेरे पास 2 कॉल्स हैं। एक कैश सेगमेंट की कॉल है और इसको मैं एज अ BTST देना चाहूंगा। BTST है 1 से 2 दिनों का होराइजन। और जिस तरह से आज हमने देखा कि ऑटो एंसिलरीज में खरीदारी देखने को मिली है, US क्लास 1 ट्रक की सेल्स के बाद भारत फोर्ज में जबरदस्त तेजी है। एक और स्टॉक जो इससे बड़ा बेनिफिशियरी वो है GNA एक्सेल्स, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, लगभग 755 रुपए के आसपास अभी यहाँ पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट के लिए तैयार है। GNA एक्सेल्स में खरीदारी करके चलें, इसको 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि यहाँ पर हमें कंजर्वेटिव साइड 795 से 800 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद 825 रुपए तक का दूसरा टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। 740 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ GNA में यहाँ पर GNA एक्सेल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। और साथ ही साथ दीपांशु, दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पर पसंद है वो F&O सेगमेंट से है। और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में बजाज फिंस की तरफ से जबरदस्त तेजी बनी हुई है, एक तरफा यहाँ पर लीडरशिप आते हुए नजर आई है। मुझे लगता है बजाज फिंसर 18,000 के लेवल्स के आके भी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी रनअप यहाँ पर दिखा सकता है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको पार किया है, तो इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। 18,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे, जो कि लगभग 680 रुपीज के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिंसर की 18,000 की स्ट्राइक में कॉल में खरीदारी करके चलें। 780 और 850 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए बजाज फिंसर की 18,000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 780 850 के टारगेट के लिए बजाज फिंसर 18,000 की कॉल खरीदे। और GNA एक्सेल कैश स्पेस से जैसे हम बात कर रहे थे, ऑटो एंसिलरीज में अच्छा एक्शन है, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। ऑटो एंसिलरी की एक दिग्गज भारत फोर्ज पर तो कॉल आ गई, एक दिग्गज मदरसन सुमी, ये भी आपको अच्छे एक्शन में आती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी रखें नजर। जैन साहब, कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे सर? वापस इस पूरे स्पेस में एक्शन आ रहा है और मारुति लीडरशिप दिखा रहा है, लंबे समय बाद यहाँ पर भी खरीदारी है। कोई ऑटो स्टॉक या ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इस समय सर? पसंद है उनको जैन साहब को? जैन साहब तो बहुत सारे पसंद। भारत गैस, हाँ, आज सुबह बात भी हुई थी। बिल्कुल, भारत गियर्स तो आज दे ही दिया सुबह, और बहुत सारे स्टॉक्स है
कल मैंने बैंको प्रोडक्ट्स दिया था, बहुत जबरदस्त है बैंको प्रोडक्ट्स। ल्यूमेक्स ऑटोटेक मैंने थोड़े दिन पहले दिया था, जिसका टारगेट भी अचीव हो गया। सिटीजी ने भी सुब्रोस दिया था, वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है। फिर द लिस्ट इज एंडलेस एंड आरएसीएल गियरटेक है, जो कि मैंने पहले दिया हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आता है, वो एक बेहतरीन स्टॉक है। सो ऑटो इंसिलरी शुड डू वेल आई थिंक। और मैं टालग्रोज ने तो गजब ही कर दिया, ऐसा माहौल बन रखा उसमें। फिर टू व्हीलर्स रिलेटेड और भी स्टॉक्स है, उन पे ध्यान दे। फिर फ्लेम इंडस्ट्रीज है, लाइट्स बनाने वाली, तो बहुत बड़े। और बस यही देखना कि ईवी रिलेटेड थोड़ा सा उनका कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स लेने हैं जिनका ईवी के पॉपुलैरिटी से कहीं उनके प्रोडक्ट्स पे फर्क नहीं पड़े, तो थोड़ा पिस्टन्स वाले और ये सब कंपनियों पे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो नाम दिया ये सब सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया। तो नजर रखिए ऑटो एंसिलरीज, इस पर है अच्छा एक्शन। पर नजर रखनी है एक और स्टॉक पर। कुछ समय पहले, इनफैक्ट पिछले हफ्ते अनिल जी ने जब आपको कहा था कि एक थीम जो बजट के लिए डेफिनेटली आपके रेडार में होनी चाहिए वो है एग्री, और उनमें से लीडरशिप वाला स्टॉक यूपीएल, इस पर खरीदारी की राय थी। 850 तक के टारगेट बजट तक दिए हैं, पर और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। और इनफैक्ट अनिल जी नहीं, इसका कन्विक्शन सीएलएसए को भी है। दमदार रिपोर्ट निकाली है सीएलएसए ने, आइए देखते हैं क्या कह रही है सीएलएसए यूपीएल पर। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। दीपांशु, स्टॉक के ऊपर सीएलएसए का भरोसा जो है पूरी तरीके से बना हुआ है। ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं, खरीदारी की राय तो दे ही रहे हैं। 1100 रुपए का लक्ष्य भी बताया, सुबह मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, डिटेल में रिपोर्ट पढ़ी। और इसमें देखिए खास बात, सबसे गेम चेंजिंग बात ये कही जा रही है कि FY26 तक देखें तो कंपनी जो है 25% के एबिटा मार्जिन जो है वो हासिल कर पाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कंपनी जो है समवट 20 से 21% के मार्जिन जो है एंजॉय करती है। लेकिन इसके लिए अगर आप देखें कि 25% एबिटा मार्जिन हासिल करने के लिए लगातार कंपनी ने प्लानिंग की, और पूरी जो प्लानिंग है वो इन लाइन देखने को मिल रही है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर लगातार फोकस बढ़ाती जा रही है, नए मॉलिक्यूल्स पर जो है निवेश कर रही है। करीब 15 जो मॉलिक्यूल्स है इनकी पाइपलाइन में, तो ये जब प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो यहां से बेहतरीन मार्जिन देखने को मिलेंगे। दूसरा तर्क ये भी है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो एग्री कमोडिटीज की जो कीमतें हैं इनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। करेक्शन के बाद भी अगर आप देखें तो कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका बड़ा फैक्टर जो है वो यूपीएल के लिए बड़ा प्ले आउट करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी पूरी तरीके से देखें तो इस एग्री कमोडिटी का जो इकोसिस्टम है इसको केटर करने के लिए काफी ज्यादा काम कर रही है। nature.farm करके इन्होंने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया। हालांकि ये पोर्टल अभी तक सिर्फ भारत में ही सीमित है। यूपीएल एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज है, काफी सारे देशों में इनकी प्रेजेंस है, लेकिन इंडिया में देखें तो 14 लाख किसान और 60,000 से ज्यादा रिटेलर्स ने जो है इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया। और वहां से भी अगर आप देखें तो कंपनी को काफी अच्छी रेवेन्यू आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भी देखिए काफी सारे फैक्टर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मॉलिक्यूल जो है इनकी पाइपलाइन में, ये आगे जाकर आएंगे बाजार में तो यहाँ से बड़ा फायदा होगा। लेकिन कंपनी की जो क्षमता है कि लगातार नए नए प्रोडक्ट उतारना, क्योंकि R&D पर बहुत बड़ा फोकस है, और R&D में देखें तो अपनी आय का करीब 2.5% हिस्सा जो है ये R&D पर लगातार खर्च करते रहते हैं, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है यूपीएल। इसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं 1100 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए यूपीएल। और अनिल जी, सीएलएसए तो अभी रिपोर्ट पर लेकर आया है, कल की रिपोर्ट है इनकी। आपने तो पिछले हफ्ते ही बोल दिया था एग्री थीम पर रखिए नजर, और स्पेशली यूपीएल पर, जहां पर आपने बजट तक ही 850 के टारगेट दिया, पर और भी वहां से तेजी बनते हुए दिख रही है सर। बिल्कुल बन सकते हैं, ये इस साल का स्टॉक भी साबित हो सकता है यूपीएल। वाह, मतलब मेरा इवेंचुअली स्टॉक के लिए टारगेट 1200 1250 रुपए का, अगर आप होल्ड करके चले। वो उसको आने में साल भर लगता है, 1.5-2 साल लगता है। 1200 1250 का मतलब 50% का गेन हो गया। 750 से 1250 50 से ज्यादा ही हो गया। 50 से ज्यादा ही हो गया। तो 2 साल का अगर आप टाइम देते हैं, निफ्टी का स्टॉक है जी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर देगा। देखो सब कुछ है इस स्टॉक में जो आपको चाहिए। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, सेकंड हाफ तगड़ा आएगा जी। दूसरा जो इनके पास अलग अलग जॉइंट वेंचर्स सब्सिडीज है उनमें वैल्यू बहुत है जी। बजट के पहले स्टॉक एक्शन में रहता ही रहता है। एग्रीकल्चर और केमिकल से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो ये स्पेस हमेशा बजिंग रहती है। तो ये मेरे ख्याल से अब से लेकर बजट तक बेस्ट प्ले है। अगर आप मुझे एक सिंगल स्टॉक पूछोगे कौन सा लेना चाहिए तो यूपीएल है अब से लेकर बजट तक। ये तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको दिग्गज शेयरों में कोई खरीदना है तो, और बाकी आपको साल भर के लिए भी रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके लिए बढ़िया स्टॉक है। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बढ़िया स्टॉक है यूपीएल। नजर रखिए 850 तक के टारगेट महीने के अंत तक आने चाहिए इस काउंटर पर आज बाजार की जो बढ़िया रिकवरी है उसमें डेटा क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजी इस समय आपको क्या बतानी है, आइए ये भी जान लेते हैं अनिल जी के साथ।
अनिल सर, आई डोंट नो हमारे बाजार ग्लोबल को देखकर रिकवर हो रहे हैं या डाउ फ्यूचर्स हमारे बैंक निफ्टी की रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव हो गए हैं सर। याद होगा आपको एक समय ड्यूरिंग द डे करीब 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स था, तो वहां से करीब 125 अंकों की रिकवरी है। नैस्डैक अभी भी कमजोरी दिखा रहा है कल की भारी गिरावट के बाद। यूरोप की बात करें तो सुस्त खुले हैं सर, 1 से 1.25% नीचे हैं, बट इन लेवल्स को भी होल्ड कर रहे हैं, वहां से गिरे नहीं है। एशिया में आपने जरूर कमजोरी देखी थी, बट हांगकांग के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए थे सर। तो ग्लोबल मार्केट सुस्त है, बट यहां पर भी निचले स्तरों से ठीक ठाक एक्शन है। हमारे बाजार तो ऑफकोर्स स्मार्ट रिकवरी दिखा रहे हैं। क्या करना है सर? वीकली एक्सपायरी जी 17,700 के नीचे नहीं होगी। 17,700 के नीचे, ओके। यहाँ से 70 पॉइंट नीचे, इतनी रिस्क है। ओके 17,700 के पुट पर 81 लाख शेयर है और 17,700 के कॉल्स पर 47 लाख शेयर सपोर्ट का काम करेगा। 17,800 के ऊपर होने की भी संभावना कम है, यहाँ से 25 पॉइंट की जगह बची है। वजह 94 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 77 लाख शेयर आज हुए। लेकिन जिस तरह की मस्ती बैंक निफ्टी में चल रही है और वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसने निफ्टी को खींच लिया, अच्छा निफ्टी चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता, 35% वेटेज है बैंक निफ्टी का, तो वो खींच ही जाता है। सो अगर बैंक अब से लेकर 3:05 अगले 20 मिनट में बैंक निफ्टी अगर निफ्टी 17,800-825 को पार कर देता है तो ट्रेंड भी कल के लिए और आगे के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। पहली चीज, क्योंकि मुझे 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरा 17,800-825 के पार निकलने के बाद आपको 18,000 कल या मंडे तक की आता हुआ दिख सकता है, फिर से तेज दौड़ लगाते हुए दिख सकते हैं बाजार। इसलिए व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग हो भी सकती है, और नहीं तो फिलहाल जो डेटा है वो ये कह रहे हैं कि 17,800 के आसपास यहाँ पर आपको एक क्लोजिंग मिल सकती है आज के सेशन में, और वो भी बुरी नहीं है अगर वैसा हो जाता है तो। डेटा 17,700 17,800 की रेंज दिखा रहे हैं, तो 17,800 825 के पार निकले तो जबरदस्त तेजी, बढ़िया एक्शन, शानदार खरीदारी और फ्रेश तेजी करके जाएं कल के लिए भी। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी जो सपोर्ट रेंज है बहुत दूर है, 37,000, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाइए। 37,200 और 37,300 ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। क्योंकि अब हम उससे बहुत ऊपर आ गए, तो अब आपके लिए सपोर्ट एक है ना, ऐसा सपोर्ट आया है दीप जो आप सुन के मजा आएगा आपको। बैंक निफ्टी पे सपोर्ट आया है 37,500 का बचे हुए समय के लिए जी। अब क्यों आया मालूम है? बताए। इसलिए नहीं कि 37,500 के पुट पर बहुत बड़ी पोजीशन बनी हुई है, सारे पुट राइटर्स वहीं खड़े हैं, उन्होंने तेजी की पोजीशन वहीं बना रखी है। कभी कभी ऐसा नहीं, उल्टा भी होता है। अच्छा, आज वैसा उल्टा है। आप कहाँ पे? 37,650 37,700 की रेंज। यस। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 37,500 के कॉल पर 47 लाख शेयर का। आप 37,500 का कॉल राइटर तो सोचो कितना तड़फ रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि 150-200 पॉइंट आपके विपरीत खड़ा है बैंक निफ्टी, और बचे हुए सिर्फ आधा पौन घंटा काटना है। इसलिए 37,500 के नीचे बंद नहीं होगा। अंडरस्टूड। 37,500 के नीचे बंद होने के लिए पुट का सपोर्ट नहीं है, कॉल्स का सपोर्ट है। ये डेटा दिखा रहा है, गजब का डेटा, मजेदार डेटा है। और ये डेटा बैंक निफ्टी में ही बन सकता है। आपसे जो निफ्टी में 17,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वो अटकने का लेवल है, और बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल वो आ रहा है जहाँ कॉल राइटर फंसा हुआ है। अंडरस्टूड। हाँ, तो 37,500 38,000 की रेंज रहनी चाहिए बचे हुए समय के लिए। ऐसा लग रहा है 37,500 के नीचे बंद नहीं होगा। और तो देखते हैं, या तो एक काम हो सकता है बैंक निफ्टी और थोड़ा जोर लगाए, खींचे और निफ्टी को 17,800 के ऊपर ले जाए तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए, जिसकी संभावना ज़्यादा है। बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, लेट्स सी क्या होता है। ये पूरा एक्शन है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। एक जल्दी से श्रीकांत जी के लिए बिगुल, और उसके बाद बसिन साहब भी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा पावर ये काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, और उसका रीजन ये है कि इसने पिछले अगर 3 या 4 महीने में अगर कोई फॉर्मेशन क्रिएट किया है तो वो है एक असेंडिंग बुलिश कंसोलिडेशन का ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है, और उसके बेहद तो वो जो ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके बेहद नजदीक आ चुका है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम वापस 245 से लेकर 250 के लेवल्स दिखा सकता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखें तो काफी फेवरेबल है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो इसने लेवल्स को मेंटेन करके रखा है वो है 215 216 के। तो एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है, करंट लेवल पे लॉन्ग करे, 215 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 250 से लेकर 255 के, और अगर ये फॉर्मेशन अगर जैसे ब्रेकआउट के बाद हमेशा टारगेट अचीव करता है, अगर वो अगर करने जाता है तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 270 के पार भी हमें देखने मिल सकता है। तो टाटा पावर को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है।
आपके साथ में धन के व्यवस्था आपको खुद को करनी पड़ेगी श्रीकांत जी खरीदने के लिए। बाकी स्टॉक मजबूत है और हमारा टारगेट 300 साढ़े 300 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और इसके लिए धन्यवाद मैं दूंगा दीप को, जिन्होंने सवाल पूछा था क्रिसमस के वक्त है ना, कि क्रिसमस पे कोई बढ़िया पिक दीजिए। तब मैंने टाटा पावर कहा था कि टाटा पावर एक स्टॉक है जो आपको साल भर के लिए निवेश करना चाहिए। 2022 के लिए ये स्टॉक कमाल कर सकता है और श्रीकांत जी की लिस्ट में भी आता हुआ। आइए मुलाकात करते हैं एक बार फिर से भसीन साहब से। भसीन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद, सुबह आप फ्लाइट में थे और समय कम था, लेकिन उसके बावजूद आपने समय निकालकर बात की हमारे दर्शकों से और अपनी पिक्स और आउटलुक भी दिया। स्वागत है सर, बताएं अब आपका एक बार अपडेट दे दें सर। भारतीय 700 जी भसीन साहब, शायद अभी भी मेरे ख्याल से भसीन साहब थोड़े से रेंज में कम है नेटवर्क और ट्रैवल कर रहे हैं। ये आजकल नेटवर्क वाली प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लगी है। ऐसा नहीं कि भसीन साहब ट्रैवल कर रहे इसलिए, हमारी भी होने लगी है फिर से, है ना। हाँ, बीच में ठीक हो गया था। बीच में ठीक हुआ था, आजकल वापस वैसे ही पुराना जैसा हाल हो गया। आई थिंक वो वर्क फ्रॉम होम का लोड बढ़ रहा है शायद, उसकी वजह से। आई डोंट नो, गेसिंग कि शायद वैसा हो सकता है। चलिए जी भसीन साहब, अब आप सुन पा रहे हैं हमें अच्छे से सर? 48.49 में एनबीसीसी लीजिए, 40.75 का स्टॉप लॉस, 54 और 56 का टारगेट। एनबीसीसी मेरा टॉप पिक। सर एक मिनट सर, मतलब पहले एक तो आपने भारतीय एयरटेल का अपडेट दिया, सुबह का अपना पिक था 725 का टारगेट, राइट सर? और दूसरा अभी खरीदारी करने की राय एनबीसीसी। अब आप एनबीसीसी लीजिए सर, 48.49, 40.70 का स्टॉप लॉस, 54 और 56 का टारगेट। एनबीसीसी हैज गिवन अ बिग ब्रेकआउट, सबसे अच्छा प्ले है ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। बिल्कुल। और कोई पिक सर? चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा मामला संपर्क वाला बराबर हो नहीं रहा है, लेकिन चलिए भसीन साहब की तरफ से एनबीसीसी और सुबह किरण जी। जबरदस्त कॉल थी, स्पेशल पिक में किरण जी ने स्पेशल पिक दी थी एनबीसीसी। तो किरण जी की तरफ से भी स्पेशल पिक 53-54 के टारगेट के लिए एनबीसीसी में आती हुई आपके लिए परफेक्ट। तो ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है बाजार में, अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स आपको एक्शन में आ रहे हैं। और स्पेशली आप होटल स्टॉक्स को देखिए सर, वहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। डेल्टा कॉप देखिए, निचले स्तरों से आज बढ़िया रिकवरी। डेल्टा कॉप इनफैक्ट वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर इस समय डेल्टा कॉप है। और होटल स्टॉक्स, इंडियन होटल्स देखिए 2.5% ऊपर है। बाकी होटल स्टॉक्स, अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स में भी एक्शन आ रहा है, वो इस वक्त जब थोड़ा कोरोना केसेस का मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय से आपको आते हुए दिखा है, शायद उसी की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है इन थीम में, इन स्टॉक्स में। तो क्या थे ये कमेंट्स और कैसे समझना चाहिए इसे, आइए जानते हैं। हमारे जी मीडिया के संवाददाता सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताइए क्या कहा है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने? जी, आपको बता दें कि अब से कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में जो है फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा और इसके संदर्भ में किसी भी तरह का जो फैसला है वो नहीं लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो फैसला है वो काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो है वो आई हुई है। अगर आपका डेली कैपेसिटी, ऑक्सीजन यूजेज कैपेसिटी जो है 800 मेट्रिक टन क्रॉस होता है, तब जाकर इस पर कुछ विचार किया जाएगा और इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हॉस्पिटल में अगर बेड ऑक्यूपेंसी जो है 40% के ऊपर जाती है तो इस संदर्भ में जो है वो फैसले लिए जाएंगे। इससे पहले अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सुबह से जब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री शरद पवार, चीफ सेक्रेटरी हाल ही में ये सब एक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में जो है कई चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई, लॉकडाउन को लेकर, वीकेंड लॉकडाउन को लेकर और नाइट कर्फ्यू को लेकर। तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि किसी भी तरह का जो है फैसला इस पर नहीं लिया गया है और सरकार किसी भी तरह से जो है इन सब के ऊपर फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर बात करें केसेस की, तो केसेस जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये इसमें से जो 80%, मोर देन 80% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो सरकार जो है अब हर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला ले रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरह की जो है घटना घटती है या लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाता है तो इकॉनमी पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और लोगों के ऊपर भी इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा।
अच्छा सौरभ, तो जो कल ये डर था कि भाई चलिए लॉकडाउन तो नहीं लग रहा लेकिन प्रतिबंध कड़े किए जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि अभी प्रतिबंध भी कड़े नहीं हो रहे, बोल रहे 800 मेट्रिक टन से ज़्यादा रोज ऑक्सीजन लगेगी और 40% बेड भर जाएंगे तो ही लग, बराबर है? जी जी जी। तो अभी कितने % बेड भरे हुए? सर अभी भी जो है बेड ऑक्यूपेंसी जो है 40% के नीचे है, और जब सुबह ये बैठक हो रही थी और जब इसका आउटकम निकल कर आया तो उनका विचार है कि जिस तरह से हमने स्कूल्स और कॉलेजेस को जो है वो बंद करके रखे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स है वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, कोई मॉल जा रहा है, तो जिसके वजह से जो सर क्राउड जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए तो सौरभ ये बताइए, आज आप नहीं गए स्कूल? अच्छा भाई देवे, अच्छा सौरभ, आप मेरे शो में पहली बार ही लिंक कर रहे हैं? पहले कभी किया? नहीं सर, आपके शो में सर फर्स्ट टाइम। तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, सौरभ पांडे हमारे सबसे यंग टीम मेंबर है। देखो पहले लिंक में कॉन्फिडेंस देखो मेरे सामने, एब्सोल्युटली सर, गजब का, बहुत बढ़िया। सौरभ के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन। तो इसीलिए मैंने पूछा स्कूल नहीं गए, आपको लगेगा स्कूल जाने वाले हैं। ये देखिए न्यूज़ रूम से तालियां आ रही है सौरभ के लिए। तो सौरभ बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच पूरा अपडेट देने के लिए और प्रतिबंध ज़्यादा कड़े नहीं करने के लिए। तो ये है आपके लिए महाराष्ट्र, और इसी वजह से जो आप अभी बात कर रहे थे जी, ये सारे स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि डेल्टा कॉप का महाराष्ट्र के लॉकडाउन से कुछ लेना देना नहीं है, बट ज्यादातर क्राउड यहीं से जाता है जब डेल्टा कॉप की तरफ, जब गोवा जाते हैं। तो एक चार्ट चेक, पहले डेल्टा कॉप और फिर इंडियन होटल्स पर भी एक व्यू ले लेंगे। सुमित जी, डेल्टा कॉप मूव देखने को मिल रहा है डेल्टा कॉप के अंदर, पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक लोअर लेवल से आज एक स्मार्ट रिबाउंड दिखाया है, पिछले 5 दिनों के हायर लेवल्स पे भी आ चुका है। मेरे को लग रहा है स्टॉक जल्दी ऊपर में 290 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का मूव दिखाएगा। डेल्टा कॉप में पोजीशंस होल्ड करें 290 से 300 के टारगेट्स के लिए। दीपांशु, एक बिगुल भी सर, बिगुल भी सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 290 291। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिसका सिंबल है ABFRL। आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर मेरे को लग रहा है मोमेंटम बन रहा है, ये स्टॉक यहां से बढ़िया मूव दिखाना चाहिए। कल और नेक्स्ट वीक के अंदर ये स्टॉक के अंदर 15 से 20 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने कल का और परसों का हाई ब्रेक कर दिया है, नीचे के अंदर 280 282 का सपोर्ट है, तो 282 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के AB फैशन के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में 300 रुपए का पहला साइकोलॉजिकल टारगेट बनेगा, और ये लेवल जैसे ही टूटता है तो 310 रुपए तक का मूव AB फैशन के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें AB फैशन यहाँ पे CMP पे, स्टॉप लॉस 282 के नीचे का, टारगेट ऊपर में 300 रुपए का पहला, 310 का दूसरा। 300-310 के टारगेट के लिए AB फैशन पर करें खरीदारी। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स भी आपको वापस फोकस में आते दिख रहे हैं। AB फैशन है सुमित जी के रेडार पर जानते हैं अनिल जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है। थोड़ी देर पहले जो सर बोल रहे थे, एक कॉल उनकी तरफ आने के लिए तैयार है, वो कॉल बिगुल कल के 2000। जी सर, खरीदारी करनी है और करनी है DLF के फ्यूचर्स में। 397, 398, 397, 98 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 385 का स्टॉप लॉस लगाइए, 385, ठीक है। टारगेट होगा पहला 404 का, दूसरा टारगेट 410 का, और तीसरा टारगेट सीधा 420 का। ओके, 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ये महीना आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, जो थीम मजबूत है, जिनमें कुछ न कुछ बजट के पहले एक्सपेक्टेशन रहती है, तो इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और प्लस मार्केट का इंटरेस्ट इनमें, तो ये एक सेफ सेक्टर है वैसे भी इस साल के लिए। तो DLF फिर से 400 के पार निकलकर तेज दौड़ लगाने को तैयार है। ये 3 टारगेट रखें, 404, 410, 420, और उसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे टारगेट को आगे। एक बार आने दीजिए, बजट तक के खाली 20 रुपये में क्या होगा। तो ये है जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है DLF के फ्यूचर्स में। यहाँ पर तेजी करने की राय आपके लिए। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद है ना, बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन बाद आया होगा गेल के 2000। पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सोचा था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा शायद चूंकि दौड़ लगा चुका था, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हाँ, टाटा पावर शायद लास्ट था मेरे ख्याल से जी। तो DLF यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 404, 410, 420 के टारगेट के लिए। आइए बिगुल श्रीकांत जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, देखिए वैसे बैंक स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, और सभी बैंक स्टॉक्स में जो एक मोमेंटम बना है उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि इसमें एक टॉप डाउन अप्रोच आया है, और स्मॉल से लेकर लार्ज कैप हर एक बैंक में हमने एक अच्छी खासी बाइंग देखी है, काफी अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखे हैं।
और कुछ एक स्टॉक्स में मुझे लगता है कि उनका ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसमें से एक स्टॉक आ रहा है इंडसइंड बैंक, जहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है और एक काफी बड़े कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बाद इसमें रिकवरी बनी है। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक और आने वाले दिनों में ये स्टॉक शायद कम से कम आपको 1000 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है, जो कम से कम लेवल्स है। 920-922 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 890 का। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है अनिल जी, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट 1000 रुपए के तो दिख रहे हैं, लेकिन शायद अगर जैसे लग रहा है वैसे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के फॉर्मेशन को अगर फाइनली अगर एक रियल में टर्न मिलता है तो शायद ये 1200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इंडसइंड बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। बड़े टारगेट्स श्रीकांत जी की तरफ से आ रहे हैं। 1000 तो आपको ट्रेडिंग के लिहाज से आते हुए दिख सकते हैं और उसके बाद 1200 तक के लेवल्स की बात श्रीकांत जी इस पर कर रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक रैली के लिए हो रहा है तैयार। और शुक्रिया स्वीकार करें आप श्रीकांत जी हिमांशु जी की तरफ से। और एक और कॉल भी ले लेते हैं हिमांशु की तरफ से, आइए उनके लिए बिल्कुल BTSTT का। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, ऑटो एंसिलरीज क्लियर कट आज काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है। अभी भारत फोर्ज का जिक्र हुआ था, GNA एक्सेल्स का जिक्र हुआ था और एक और तीसरा स्टॉक जो कि एक अच्छी तेजी के मूड में है वो है मदरसन सुमी। तो देखिए एक अच्छा OI बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिला है, पहली बात। दूसरी बात 230 रुपए पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था, स्टॉक पिछले 2 घंटे से उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि 230 पर जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर का बैरियर था वो ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंटली वहां पर अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मदरसन सुमी में एक फेल्ड पैटर्न से एक स्टॉक ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप बनता हुआ नजर आया था, लेकिन कभी भी स्टॉक ने उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया रियल टर्म्स में। और अब वहां पर उस स्टॉक का जैसे ही इस पैटर्न का फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो BTST के तौर पर 242-245 के टारगेट के लिए 228 के स्टॉप लॉस के साथ मदरसन सुमी खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। लेकिन इस स्टॉक पर जरूर नजर रखें, अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक 250 रुपए के ऊपर निकलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक तरफा तेजी स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा और आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक 300 रुपए के भी पार जाता हुआ नजर आ सकता है। पार जाने की तैयारी में मदरसन फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 242-245 के टारगेट पसंद आ रहे हैं हिमांशु जी को। तो एक्शन है भरपूर जहां तक ऑटो स्टॉक्स का सवाल है और जहां तक सवाल है आपके लिए सारे के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल गेम्स का। हालांकि बैंक निफ्टी एक बार फिर से ऊपर से थोड़ा सुस्त होते हुए दिखा है, बट फिर भी अच्छे मूव्स काफ़ी सारे काउंटर्स में आ रहे हैं। ऑटो स्टॉक की बात निकली है तो एक TVS मोटर्स पर भी राय ले ली जाए। कुणाल जी, एक्शन में आ रहा है TVS मोटर्स, अभी अभी मूव आई है डेज हाई पर, यहाँ पर ट्रेड बनते हुए दिख रहा है सर? देखिए बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु। चार्ट बहुत अच्छा है, मीन रिवर्जन की पूरी संभावना यहां दिखती है और अगर मीन रिवर्जन यहां होता हुआ दिखा तो 680-85 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। और TVS मोटर्स के अलावा आयशर मोटर्स का चार्ट भी बहुत मजबूत है। दोनों काउंटर्स मेरे रडार पर हैं। TVS मोटर मुझे लगता है 685-690 तक के लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। ओके, तो यह है आपके लिए TVS मोटर्स। एक मूव पीरामल एंटरप्राइजेस में भी आ रही है, एक बार जरा इस पर भी राय ले लें क्योंकि अभी अभी मूव आई है। बंसल जी, ब्रेकआउट के आसार है या फिर अभी मूव आई है, थोड़ा और होने दें फिर कन्विक्शन आएगा? स्ट्रक्चर अच्छा है, ब्रेकआउट तो अभी दूर है, बट नीचे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 2640 अच्छा सपोर्ट है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं 2640 2640 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे 2680-85 का टारगेट रखना चाहिए, बट बेहतर होगा दीपांशु इसको कोई अगर डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करता है 6-7 महीने का नजरिया बना के, क्योंकि गोइंग एड इसका डीमर्जर है। इसका जो फार्मा बिजनेस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते और वहां पर जब डीमर्जर पोस्ट डीमर्जर यहाँ पर भी एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी, तो री रेटिंग का कैंडिडेट है, बेहतर होगा डिलीवरी में बाय एंड होल्ड किया जाए। तो यह है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस, ये भी हमारे रेडार पर है काउंटर, नजर रखिए इस पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर बैन से बेनिफिट, एक हफ्ता हो गया है इस नई सीरीज का, अभी तक कोई स्टॉक बैन में आया नहीं है। क्या कोई काउंटर है जो फ्रेश एंट्री के लिए तैयार है? आइए जानते हैं आशीष के साथ बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, क्या कोई स्टॉक एंट्री के लिए है तैयार?
बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक है आरबीएल बैंक। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 105% हो गई है। सीरीज की शुरुआत से अगर आप देखें तो पोजीशन बिल्टअप यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक जो है 95% के आंकड़े को पार नहीं कर रहा था। आज ही अगर आप देखें तो कल करीब 93% पर बंद हुआ था, अब 105% चल रही है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो आरबीएल बैंक पक्का हो गया कि सीरीज का पहला स्टॉक होगा जो बैन में आएगा। में आने की तैयारी में आरबीएल बैंक, इस पर रखनी नजर। आज वायदा कारोबार में अच्छी गेंस भी आरबीएल बैंक पर आपको आती हुई दिख रही हैं। श्रीकांत जी, क्या करना है अगर किसी ने पोजीशन ली है आरबीएल बैंक, अगर कल बैन में आता है तो? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो काफी सीवियरली डैमेज हो चुका है और करंट लेवल से जो भी पुल बैक मिलेगा मुझे लगता है कि उसमें से एग्जिट ही करना चाहिए। और अगर बैन में अगर आ रहा है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल वापस अपने प्रीवियस लोज को छू सकता है, जो 125 से लेकर 120 के करीब के थे। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने देखा कि क्या हो सकता है कि शायद हमें कुछ रिटर्न्स मिल भी जाए आने वाले 6 महीने में, लेकिन अगर जो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी वो काफी बड़ी रहेगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए, जो भी इसमें इन्वेस्टर हैं, और इनको अगर फोकस करना है तो करंट लेवल से मुझे लगता है अभी भी इस लेवल से भी आईसीआईसीआई बैंक में काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। अगर आप लाइन चार्ट देखते हो दीपांशु इसका, तो इसमें काफी अच्छा एक डबल बॉटम बना है और ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक शायद अपने रिजल्ट तक 850 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी आरबीएल बैंक में से एग्जिट करने की ही राय रहेगी। तो आरबीएल बैंक से एग्जिट करने की राय, और आप चाहें तो अपनी पोजीशन जो आरबीएल की है वो स्विच करके आप आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट हो जाएं। ये है आपके लिए राय श्रीकांत जी की तरफ से। आइए एक और बैंक जो सुमित जी के रेडार पर यूजुअली रहता है। सुमित जी, जेएनके बैंक, इस पर अभी मूव आती हुई दिख रही है। मैं देख रहा था चार्ट इसकी 2% ऊपर जेएनके बैंक, क्या ये भी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है? दीपांशु एक बिगुल बजा सकते हैं आप यहाँ पे? बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। व्हाट ए कोइंसिडेंस दीपांशु, आपने पूछा तभी मेरे रडार पे आया स्टॉक जेएनके बैंक। खरीदारी करें, स्टॉक भागने को तैयार है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है और स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 40 रुपए का इसका इमीडिएट हडल है, 40 रुपीज का इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टारगेट होगा और 40 का लेवल टूटते ही ये स्टॉक 44 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 36 रुपए 25 पैसे स्टॉक का इमीडिएट नीचे में सपोर्ट बनेगा। 36 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 40 रुपए से लेके 44 रुपए तक की टारगेट जल्दी ही जेएनके बैंक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा जेएनके बैंक के अंदर। ओके, तो जेएनके बैंक 40 से 44 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। सुमित जी के रेडार पर रहता है, अभी ब्रेकआउट भी आता है, इसलिए हमें भी फोकस लिस्ट में आते हुए दिखा। इस पर रखिए नजर रखिए पीवीआर पर, इस पर भी खरीदारी आ रही है। जो अभी हम अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी है कि फिलहाल किसी तरह के लॉकडाउन का प्लान नहीं है उनका। पीवीआर, हिमांशु जी क्या करना है इसके चार्ट पर? 1385 का लेवल। दिवांशु देखिए, क्लियर कट अगर पीवीआर का आप चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों की नेगेटिव न्यूज फ्लो के बावजूद भी स्टॉक ने जो प्रीवियस सपोर्ट जोन थे 1200 1250 के जोन के, उसको काफी स्ट्रांगली होल्ड किया और आज यहाँ पर स्टॉक अपसाइड का एक मूव दिखा रहा है। 1340 1350 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी मूव स्टॉक में ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी 1400 1420 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर 1-2 दिनों में देखने को मिल सकती है। 1400 रुपए के ऊपर का अगर स्टॉक क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ शायद नजर आए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि नो ट्रेडिंग जोन में है। मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले ये डिस्कस किया था कि हो सकता है आपको थोड़े दिनों एक रेंज में कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आए। पीवीआर पर रखिए नजर। अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है इस समय। अच्छा मूव आ रहा है सर इन सभी काउंटर्स पर। पी लेटर के लिए दिन अच्छा है। हाँ, पी लेटर के लिए अच्छा है। कोई और स्टॉक जो आपके? पूना वाला 10% का सर्किट, ऊपर का सर्किट लग चुका है इस स्टॉक में। 251 लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक भी। आज एसआईपी स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं और जो ओपनिंग अप थीम वाले स्टॉक्स जो आज जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ओरिएंट होटल्स ऑल्सो है, टाटा ग्रुप की जो कंपनी, ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रही है। 7% ये स्टॉक भी आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है आप। और भारत गियर्स आज का स्टॉक तो 13% मजबूत है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं दीप जो अभी भी बहुत ही भरपूर एक्शन में आपको नजर आएंगे इस वक्त, कोई डाउट ही नहीं है। सुपर स्टॉक लिस्ट में दूसरा स्टॉक था पूना वाला इस बार है ना। हाँ, 202 से हमने शुरुआत करी थी, 250 तो आ गया। हाँ बिल्कुल, जैक्सन पाल पहला था और पूना वाला दूसरा था। बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे और तैयार है वरुण बताने के लिए
लिकर शेयर आज तो कोई ऐसा खास दिन है नहीं, आज क्यों? अनिल जी क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या? कीमत बढ़ा दो। किसकी? लिकर की। ये स्टेट कंट्रोल होती है इसके लिए। अच्छा, हाँ, और ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हम अभी इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि अच्छा, मतलब इसके भाव कंट्रोल है, हर कोई कुछ भी भाव नहीं रख सकता। हाँ रियली? अब ऐसे है, अब हर एक का नहीं होगा लेकिन जो स्पेसिफिक होती है उनका होता है। ओके। तो यहाँ पे वैसे तो इन्होंने नवंबर से लगातार बोलते जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बजट भी पास में है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही है और अभी भी लगातार ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल बेवरेजेस कंपनीज जो है, जिसको CIABC कहते हैं, वो लगातार कहते जा रही है सरकारों से कि हमें प्राइसेस बढ़ाने की अनुमति दी जाए। दरअसल इनके इनपुट कॉस्ट जो है उसमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने मिला है, खासकर पैकेजिंग और रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डिस्टिलरीज की कीमतें तय करने के बाद सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसको मंजूरी देती है। तो बेसिकली जो डिस्टिलरीज की कीमतें हैं वो यहाँ पे तय करने की बात की जा रही है। पिछले 15 महीने में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। और जो टेम्पर प्रूफ कैप्स है, बेसिकली ये वो लिड कैप्स होते हैं जिससे अल्कोहल के बॉटल्स जो है वो नॉन रिफिलेबल हो जाते हैं, तो उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जो कार्टन्स जिसमें बेचते हैं उसमें करीब 37% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ा है और इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज जो है वो सरकार से लगातार बोल रही है कि डिस्टिलरीज के जो दाम है उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने की अनुमति दी जाए ताकि इनको थोड़ी राहत मिले। तो अब से बजट तक इन स्टॉक्स पे भी आप थोड़ा नजर रखिएगा। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लाए हैं वरुण, लिकर शेयरों के लिए अच्छी खबर। और इसी पर विशेष टिप्पणी बंसल जी की। मैं नहीं मांग रहा इस बार, बंसल जी खुद ही हाथ खड़ा किया। हाँ, हर बार मेरी तरफ ऐसे मत देखो कि अनिल जी बंसल जी को फंसाते, इस बार वो खुद फंस रहे हैं। जी बंसल जी, आपने जो कुएं में कूदने की तैयारी की है बताएं सर। अनिल जी नहीं, अनिल जी मेरी अनिल जी यहाँ पर ऐसी कोई तैयारी नहीं है, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ। आपको ये याद करा रहा हूँ अनिल जी, AB कैपिटल जो है जी वो 130 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। अनिल जी पिछली बार चला गया था। हाँ 2020 की दिवाली में अनिल जी आपने इसको रिकमेंड किया था और तब एक डील हुई थी अनिल जी कि जब 150 रुपए जाएगा तो वो आपका वो दिवाली वाला कुर्ता आप गिफ्ट में देंगे। तो मुझे तो अनिल जी चार्ट देख के ऐसा लग रहा है, मुझसे ज्यादा कुणाल जी को ऐसा लग रहा है कि ये 150 जाने वाला है। कहीं ऐसा ना हो अनिल जी बजट से पहले आ जाए। तो बजट पे अनिल जी जब मिलेंगे तो कुर्ता पैक करके लाइएगा। कोई समय सीमा भी तो रखी होगी, दिवाली से दिवाली वाली, उसके बाद से दिवाली एक और आ चुकी है बंसल जी। आप ये चीज देखें, AB कैपिटल अगर 150 जाएगा तो 175 भी जाएगा, कितनी खुशी होगी अनिल जी। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है। AB कैपिटल, वोडाफोन, ITC के लिए कोई समय सीमा नहीं है। हाँ ये बात, ये तो बढ़ जाए तो मेहरबानी समझो। हाँ मतलब ऐसा है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एक और हमारे खास मेहमान हमारे साथ लाइफलाइन यूज़ करने के लिए जुड़ने वाले हैं फोन फ्रेंड पे। आशीष केलकर साहब कुछ एक बेहतरीन पिक देने की तैयारी में है, उन्हें हम जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक हमारे एक दर्शक हैं अमरेश साठे साहब, वो बता रहे हैं कि भाई CMS इन्फो, ये स्टॉक कमाल करता दिख रहा है। ये एक IPO था जिसमें वाकई में लोगों के पैसे बने हुए। बिल्कुल, क्योंकि ये IPO भरा ही 2 गुना था और हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पे इसमें पैसा जरूर लगाएं। तो ये और लिस्टिंग भी कोई ऐसी लिस्टिंग पे भी मिल रहा था, मौका मिला आराम से लिस्टिंग। मेरे ख्याल से मुझे प्राइस तो याद नहीं रही है, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और लोगों को सबको मौका मिला है। तो अच्छा है जिन लोगों के पास 230-35 के आसपास लिस्ट हुआ था शायद, ईयर लो 215 दिखा रहा है और अब 256-60 के आसपास आता हुआ। तो बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा मैनेजमेंट है। हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी। 220 का 220 पे, हाँ 216 का इशू प्राइस था शायद। हाँ 216 का इशू प्राइस था, उसके नीचे गए नहीं। तो एंजॉय कीजिए लाइफ और लगाए तो बेचिए मत। 216 में आया क्या है, 25-30 रुपए में क्या होना है, रखिए, कोई बात नहीं आपके लिए। अच्छा सर, अभी जो लिकर स्टॉक्स की बात हो रही थी, जो हमने कल ही एक्सक्लूसिव रिसर्च रखी, रैडिको खेतान हर बजट से पहले भागता है। कल ही भागा था, कल ही भाग रहा था। तो बिल्कुल हाईलाइट, वाह बिल्कुल। स्पेस में भी एक्शन है और ऑफ कोर्स ये एक इंडिविजुअल स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। एब्सोल्युटली। इससे पहले कि हमारे साथ जुड़े हैं आशीष केलकर साहब, जल्दी से जय ठक्कर जुड़ चुके हैं और जय ठक्कर को काफी लोग ढूंढ भी रहे हैं, फाइनली मिल गए हैं। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है आपका। जय, बताएं क्या करेंगे इस वक्त?
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में रह सकता है, 17,550 600 नीचे की तरफ, तो 17,800 825 ऊपर की तरफ। बट देन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक दफे एक कंसोलिडेशन मार्केट में हो जाए। अगर डिप मिलती है तो वहां पे खरीदे, अगर एक कंसोलिडेशन होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 के पार फिर से निफ्टी जाएगा एक दफे, जो ये टाइम जा नहीं पाया। 18,134 तक इनफैक्ट जा सकता है। सो अभी तक कोई ऐसा रिवर्सल नहीं है जी, जिससे मैं कहूंगा कि ट्रेंड ऊपर से नीचे हो चुका है शॉर्ट टर्म में। सो करना ये है कि 13 जैन की एक्सपायरी का आपको 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना होगा 60 रुपए पे। अभी 8 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा। सो करीब 52 पॉइंट्स का रिस्क बनता है यहाँ पे। 60 पे खरीदे 18,000 का कॉल, 8 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। 109 134 ये दो टारगेट्स के लिए अनिल जी खरीदना है ये, विच इज नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदना नेक्स्ट अगले हफ्ते वाला है ना? ओके जी अनिल जी, 13 जैन की एक्सपायरी का 18,000 का कॉल, 18,000 रुपए वाला आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। वेल आउट ऑफ द मनी, हाँ वेल आउट ऑफ द मनी कहा जाएगा। 17,750-75 के आसपास इस वक्त निफ्टी है, 17,735 पर है, थोड़ा नीचे आया है। तो यहाँ पर 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 109 और 134 के टारगेट के लिए। थोड़ा मुझे सरप्राइज ये हुआ है कि बैंक निफ्टी पे कॉल नहीं दिया जय ने खरीदारी के हिसाब से। तो मैं जय से बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा पर भी बात करूंगा। उससे पहले जल्दी से एक स्पेशल पिक का बिगुल आशीष केलकर साहब के लिए। बताएं सर, बिगुल बच चुका है स्पेशल आपके लिए, स्पेशल पिक कौन सी है? अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मैंने जो स्टॉक चुना है अभी, उसमें 3 चीजें एक साथ होते हुए मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। उसमें से पहला चीज ये है, टेक्निकली अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइफ टाइम हाई के इस स्टॉक से, तो सारे टॉप्स कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसका ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज, यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी चीज है ऑप्शन चेन डेटा। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। एकदम शांति से इस स्टॉक को खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी स्पॉट करीबन 228 के आसपास है। इसका मेरा पहला लक्ष्य 245 रुपए का, दूसरा लक्ष्य 250 रुपए का रहेगा। तो हम इसको शांति से कैश में भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं, या फिर ऑप्शन में भी हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन डेटा में क्या हुआ है अनिल जी, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग कब होता है अनिल जी, कि जब स्मार्ट मनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट और बाइंग करना चालू करता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा दिख रहा हूँ 225 के लेवल पे, 235 के लेवल पे अनवाइंडिंग भी हो रहा है और लॉन्ग बिल्टअप भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग रीजन हमें पता चलता है। तो अगर किसी को यहाँ पे खरीदारी करके चलना है तो ऑप्शन में 230 का कॉल ऑप्शन भी खरीदारी की जा सकती है, जो करीबन 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, बहुत ही नजदीक का रहेगा, करीबन 6.5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी मेरा रिस्क रहेगा 2 रुपए का। और अगर मेरा स्पॉट में 245-250 का टारगेट अचीव हो जाता है तो मेरा पहला लक्ष्य करीबन 20 रुपए का निकल के आ रहा है, यानी 2 रुपए के रिस्क के सामने 10 रुपए का रिवॉर्ड है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आ रहा है। और ये जो 245-240 है अगले 10 दिनों के अंदर हासिल हो जाना चाहिए। इसलिए टाटा पावर में खरीदारी करके चलना चाहिए और 230 का कॉल ऑप्शन अगर हमें 10 दिन का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। ओके, 10 दिन के लिए टाटा पावर में करें खरीदारी। और धन्यवाद स्वीकार कर लें आप केलकर साहब को। सर 2 धन्यवाद मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा अभी श्रीकांत जी की तरफ से, जिन्होंने टाटा पावर रिकमेंड किया। दूसरा मेरे से ले लीजिए, जो क्रिसमस के वक्त हमने इस साल के लिए, इस क्रिसमस से अगले क्रिसमस तक के लिए टाटा पावर खरीदारी करने की राय दी। वही वाली बात है, डिलीवरी लेके छोड़ दी। आशीष जी भी ये बोलते मेरे ख्याल, आशु मदान साहब है ना, उन्होंने भी डिलीवरी की बात की ना, डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए टाटा पावर के कुछ स्टॉक्स में। आशु मदान साहब भी कहते हैं तो ये बढ़िया स्टॉक है। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार आया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो टाटा पावर है वो दमदार स्टॉक जहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। स्टॉक 230 के पार निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 230 के बेहतर डे हाई पर गजब मूव आया है मजबूत, और वो भी तब है जबकि निफ्टी थोड़ा ठंडा हुआ है। 17,800 पार नहीं कर पाया, लेकिन डरिया में 17,700 के नीचे भी नहीं जाएगा, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 17,700 के नीचे भी नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी भी 17,500 के आसपास आकर बंद हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, चिंता न करें। तो ऐसा क्लोजिंग आखिरी 10 मिनट बचे हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बढ़िया ही है। तो आप बोले तो 2:30 बजे वाली स्ट्रेटजी कर लीजिए। एब्सोल्युटली सर।
3-20 की 3-20 माफी देते हैं। अच्छा, इस बीच आशुतोष का मैसेज आ गया। मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है आशुतोष सर सुन तो रही है, मैसेज भी कर रहे हैं। शो पे जब नहीं होते हैं 8 से 11 सुबह और 2 से 3:30, जरा बंसल जी या कुणाल जी इस बात का जवाब दें आप। जब 8 से 11 और 2 से 3:30 बजे जब आशु जी शो पे नहीं होते हैं, आपको लगता है वो ऑफिस का काम कर रहे होंगे या खाली शो ही देख रहे होंगे? अनिल जी, अनिल जी ओवर टू कुणाल जी। जी कुणाल, अनिल जी मैंने पाया है कि जब आशु जी शो पर नहीं होते तो ज्यादा चौकन्ने रहते हैं अनिल जी। अच्छा, उनके बारे में कौन क्या कह रहा है ऐसे? तो इसलिए नहीं अनिल जी, सब चीजों का ध्यान रखते हैं अनिल जी, किसने क्या बोला, कौन सी कॉल गई, कौन सी नहीं गई, तो इससे बेहतर है अनिल जी उनको शो पर ही बुला लीजिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। या आशु जी या तो शो पर आ जाए, आप इतने बड़े आदमी 4-5 आदमी रखें, हर एक के ऊपर मैन टू मैन मार्किंग, बंसल जी पे नजर रखने के लिए एक, कुणाल जी पे रखने के लिए दूसरा, जैन साहब के लिए तीसरा। अरे यू कैन अफोर्ड, है ना? तो बिल्कुल, लेकिन आशीष सर का प्यार है कि हर वक्त है ना बिल्कुल। तो अच्छा, आशीष सर कह रहे कि पूरे वक्त शो चलता है और पूरा ऑफिस देखता है, मैं अकेला नहीं देखता, सबको लगा दिया। ये भी आया। ये तो आशु जी का प्यार है, बिल्कुल। इससे हम याद करते रहते हैं। तो यही याद करने की अभी रीजन ये थी कि आशु सर ने भी आपको लगातार कहा कि टाटा पावर डिलीवरी लेकर छोड़ दीजिए। ओके, जैन साहब आपको कोई पावर स्टॉक पसंद है? टाटा पावर अब पसंद आने लग गया अनिल जी, इतने लोगों ने, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने रेकमेंड कर दिया, तो टाटा पावर तो है ही है। मतलब वैसे तो देखिए अच्छी दिग्गज कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी। एनटीपीसी लुक्स गुड। फिर इवन मुझे जीआईपीसीएल जो कि बहुत चला हुआ नहीं है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, डाउनसाइड रिस्क कम है। और तीसरा जो अपन सीएससी की बात कर रहे थे सुबह, वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। एंड बहुत सारे स्टॉक्स है, बट यस ये अभी मेरे जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है ये स्टॉक्स है। बाकी अनिल जी ऐसा है, हम शो में रहे या नहीं रहे, मगर हमेशा हमारे यहाँ टीवी चलते रहते, हमारे भी ऑफिस में सब लोग देखते रहते हैं। और जरूर से ऑफिस की टाइमिंग्स और मैंने तो मेरे कई चीज की रूटीन आप अपने शोज के हिसाब से कर रखी है, भले मैं रहूं या नहीं रहूं। आज सुबह तो जैन साहब बता भी रहे थे सर, तैयार होने में उन्हें कितना टाइम लगता है, और उस पूरे टाइम जी बिजनेस ही जैन साहब देखते रहते हैं और मॉर्निंग कमेंट्री स्पेशली जैन साहब सुनते भी हैं। तो आइए आशु जी, जैन साहब, दोनों की नज़र जी बिजनेस पर बनी हुई है, बाजार का एक्शन भी है और आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, तो चलिए फाइनल स्ट्रैटेजी आज के लिए लेते हैं अनिल जी की तरफ से। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, रिकवरी के बाद थोड़ा ऊपरी स्तरों पर जो आप कह भी रहे थे, मुनाफा वसूली हुई है, बाजार फिर से हल्के होते दिखे हैं। निफ्टी करीब 180 अंक नीचे आया है, बैंक निफ्टी भी ऊपर से करीब 200 अंक फिसला है। 37,500 पर बैंक निफ्टी, 17,750 पर निफ्टी। ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, डाउ फ्यूचर्स सपाट, नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की गिरावट, यूरोप में 1.1%। देखो भाई, जैसी चाहिए वैसी क्लोजिंग तो नहीं है, 17,800 के ऊपर की तो नहीं है, करेक्ट। लग भी रहा था 17,800 पे, जिस तरह से कॉल राइटिंग की 800-825 पे जाकर रुक जाएगा, मुश्किल होगा, वहीं से घुमा है। 17,700 के नीचे भी बंद नहीं हो रहा, उतनी खराब भी नहीं है। तो जो ट्रेंड मुझे न्यूट्रल से पॉजिटिव करना था, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो आज नहीं होगा। आज 17,800 के ऊपर बंद हो जाता तो मैं कर देता। तो ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। जय भी कह रहे कि थोड़ा और इंतजार करेंगे। वैसे जय ने 18,000 का कॉल ऑप्शन दिया है आउट ऑफ द मनी अगले हफ्ते का, तो शुक्रवार कल है, सोम मंगल कभी न कभी तो आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन इतनी बुरी क्लोजिंग भी नहीं है, तो ठीक है। न्यूट्रल, हल्की नेगेटिव, माइल्ड नेगेटिव, 17,800 के नीचे बंद हो रहा है। जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, कल जिस तरह की तेज गिरावट है, आज अगर आपकी पोजीशन कोई फ्रेश नहीं है तो मत रखिए, कोई करने की जरूरत जबरदस्ती है नहीं। नीचे 17,600 दिख रहा है, ऊपर 17,900 दिख रहा है, तो 150 नीचे 150 ऊपर में क्या कुछ करके जाने का। 1% इधर 1% उधर वाला मामला, तो एंजॉय कीजिए लाइफ, कुछ मत करिए। ठीक है सर, कुछ नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी 37,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो आप बंद खराब हो नहीं रहे। इनफैक्ट 37,500 के आसपास बंद हो रहा, तो क्लोजिंग अच्छी है। अगर आपको फिर भी मन है कि मुझे कुछ ना कुछ ले जाना ही है, तो बैंक निफ्टी लेके जाए। खरीदना है तो बैंक निफ्टी खरीदना है, और इस कंडीशन पे खरीदना है कि नीचे 37,000 आएगा तो मैं और ऐड करूँगा, और ऐड करेंगे, हाँ तो ही खरीदे, नहीं तो कल की कल देखें, कोई दिक्कत नहीं। दिन के दौरान रोज मौका दे रहा है, 4 दिन पिछले भी दिया, आज भी दिया आपको, ऊपर में बेचने का भी मौका देता है, खरीदने का भी देता है, तो फिर कल ही कर लेना, क्या हड़बड़ी है। नाइट में आराम से टेंशन फ्री रहिए। और आज तो ओवरनाइट रिस्क रखने जैसा मार्केट है नहीं, बिल्कुल किसी भी तरफ बड़ा खुल सकता है, तो फिर कल देखें। और आज आपकी अगर सलाह ली होगी तो जो 37,50 से
रिकवरी आई है उसमें तो आपको अच्छी गेंस भी मिली होंगी। तो चलिए नोटा भी आप कर सकते हैं, कल फिर से नई पोजीशन ली जाएगी। ये अनिल जी की है सलाह। आइए कुछ फाइनल कॉल्स ले लें क्लोजिंग से पहले। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, पेट्रोनेट का 220 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे, 4 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए ये रेंज में मिल रहा है। 220 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा 2 रुपए 55 पैसे का। पहला टारगेट जो बन रहा है वो है 8 रुपए 90 पैसे का। सेकंड टारगेट बन रहा है 11 रुपए 50 पैसे का। 8.90, 11.50 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आप पेट्रोनेट का 220 का कॉल। इसमें एक अच्छा मूव हमें इमीडिएट बेसिस पर देखने मिल सकता है दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 230 से लेकर 234 तक के लेवल्स तक हमें पेट्रोनेट में एक बाउंस देखने मिलेगा। इतनी तो हमें एक बाउंस बैक देखने मिलेगी। देयर आफ्टर देखना होगा कि क्या ये लगभग दीपांशु लगभग 1-1.5 साल का जो कंसोलिडेशन पेट्रोनेट में देखने मिला है उसका ब्रेकआउट आता है कि नहीं, बिकॉज पेट्रोनेट इज नाउ एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो फाइनल दफे मुझे ऐसा लग रहा है एक बाउंस आ जाएगा एंड देयर आफ्टर वी हैव टू सी कि एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट, कुछ बहुत ही बड़ा न्यूज मे बी पेट्रोनेट में आता है कि नहीं, बिकॉज इतना ह्यूज कंसोलिडेशन हो चुका है कि सेट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। सो इनिशियली हम एक बाउंस बैक खेलेंगे एंड देन आफ्टर वी हैव टू सी अगेन इसमें एक बड़ा कॉल निकल कर आएगा। ओके, तो पेट्रोनेट ये इंटरेस्टिंग चॉइस जय की तरफ से आ रही है। यहाँ पर कॉल ऑप्शन से आप ट्रेड कर सकते हैं। 220 का कॉल खरीद कर चलें, ये है आपके लिए राय इस समय। मूव आ रही है मिड कैप आईटी। आज सुबह बात हुई थी केपीआईटी की, गोल्डमैन सैक्स की जबरदस्त रिपोर्ट, फर्स्ट सोर्स मूव कर रहा था और अब बिरला सॉफ्ट आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर है बिरला सॉफ्ट, 560 का लेवल क्रॉस करते हुए आपको दिखेगा। बंसल जी क्या करके जाना है सर बिरला सॉफ्ट में? जैसी केपीआईटी की मूव हुई अब बिरला सॉफ्ट में भी वैसी मूव आ रही है सर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक को भी रिसेंटली मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था 500 से थोड़ा नीचे, तो क्लियरली खरीदारी की राय है। जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करे। इन स्तरों पे भी दीपांशु लेना चाहिए, बट सुबह जो लेवल्स थे 545 के अराउंड के वो अच्छे स्तर हैं खरीदने के लिए। बेहतर हो डिप पर बाय एंड होल्ड करना चाहिए। किसी भी मार्केट की करेक्शन में, आईटी की करेक्शन में स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो खरीदारी की राय है बिरला सॉफ्ट में। बिल्कुल, तो ये कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं। हालांकि आज लार्ज कैप्स के लिए उतना बढ़िया दिन नहीं था, बट मिड कैप आईटी आपको अच्छी मूव दिखाते हुए दिखा है। रेन इंडस्ट्रीज, सुमित जी इस पर भी अपनी राय दें। सुबह से ही अपनी गेंस होल्ड कर रहा है, 2% ऊपर क्लोजिंग की तरफ जाता हुआ। बिल्कुल गेंस होल्ड कर रहा है और ये यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 250 रुपए का इसका इमीडिएट ट्रेडिंग का टारगेट होगा और 250 का लेवल टूटने के बाद 270 से 275 रुपए तक के मूव आने वाले दिनों में रेन इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, 250 के बाद इसमें फ्रेश बाय का व्यू भी बनेगा। 275 तक के टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे फिर। तो 275 तक के टारगेट के लिए इस पर आपको मूव आते हुए दिख सकता है। इंडियन होटल्स, इस पर भी रखिएगा नजर, ये भी स्टॉक एक्शन में है। इनफैक्ट एक जरा कॉल इस पर हिमांशु जी की भी ले लें। हिमांशु जी, इंडियन होटल्स पे कुछ करना है सर? दीपांशु, लोअर लेवल से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक अगर एक बार 188 190 का पार कर ले डिसाइसिव बेसिस पर या फिर क्लोजिंग बेसिस पर, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन आता हुआ नजर आ सकता है कि जो स्टॉक ने हायर लेवल से करेक्शन साइकिल की शुरुआत की थी 225 230 के लेवल से, वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर 190 रुपए के ऊपर चलने का वेट करूंगा और अगर उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो काफी अच्छी यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स। श्रीकांत जी, क्विक कॉल बाटा पर भी, इस पर भी अच्छा एक्शन मिला है। अनलॉक से जुड़ा ये भी स्टॉक है। बिल्कुल, बाटा इनफैक्ट काफी अच्छा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना रहा है और कई दिनों से इसने 1800 के लेवल को मेंटेन किया और काफी सारे दिक्कत भरे न्यूज आने के बाद भी ये स्टॉक 1800 के लेवल्स को बार बार होल्ड कर रहा है। तो क्लियरली करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि 1800 के करीब इसमें काफी अच्छा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाए, तो 1800 का स्टॉप लॉस रखे और थोड़ा पोजिशनल टारगेट्स रखे तकरीबन 1950 से लेकर 1980 के। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स आज के लिए। वैसे आपको अगर आप स्क्रीन देखें तो करीब 1% की गिरावट निफ्टी पर आती हुई दिखेगी, 0.5% बैंक निफ्टी दिखेगा, बट जिस तरह से निचले स्तरों पर रिकवरी आई थी
वो काफ़ी शानदार थी आज, और उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली भी हुई है। ब्रेथ की अगर बात करें तो 35 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में है, 15 पॉजिटिव टेरिटरी, जिसमें सबसे आगे था यूपीएल, हमारा बजट स्टॉक भी 850 के टारगेट है, फिलहाल आज 2.5% ऊपर 785 के लेवल पर क्लोज होते हुए ये आपको दिख रहा है। इंडसइंड बैंक 2% की तेजी, बजाज ऑटो, इस पर हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था 7 से 9% की तेजी आ सकती है, रिकमेंडेड लेवल से 10% की मूव आपको पिछले कुछ दिनों में इस पर आ चुकी है, आज भी 2% ऊपर था। भारती एयरटेल, आइशर मोटर्स, मारुति, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टाइटन, कोल इंडिया और एक्सिस बैंक, कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर तेजी दिखी। टॉप लूजर जेएसडब्ल्यू स्टील 3% नीचे, टेक महिंद्रा में गिरावट थी, अल्ट्राटेक 2.5% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज सहारा नहीं था जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी दबाव दिखा। एचडीएफसी बैंक भी नीचे थे, साथ ही कोटक बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील, एलएनटी, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर गिरावट थी, इसलिए आपने देखा कि निफ्टी पर वीकनेस बनी हुई थी। बैंक निफ्टी यहां पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा, आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर, हालांकि कल बैन में आने की पूरी संभावना है। इंडसइंड एक्सिस फेडरल में भी खरीदारी, पर कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एसबीआई से पार्टिसिपेशन थोड़ा कम आज आपको दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, 7.5% की तेजी के साथ एनबीसीसी 50 के लेवल के पार रिसेंटली ऐड हुआ है वायदा कारोबार की लिस्ट में। डेल्टा कॉप, इस पर 4.5% की तेजी। गुजरात गैस, मदरसन सुमी और भारत फोर्ज, दोनों दिग्गज ऑटो एंसिलरी स्टॉक, नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स भी आज आए थे, अच्छा प्रदर्शन रहा है वहां पर। एबी कैपिटल, टाटा पावर, पेज इंडस्ट्रीज, एबी फैशन, इंडियन होटल्स, आरबीएल बैंक, इंडस टावर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, साथ ही बिरला सॉफ्ट और फर्स्ट सोर्स में भी खरीदारी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बाटा इंडिया, एल्केम लैब्स और रेन इंडस्ट्रीज, कुछ और काउंटर्स जहां पर आउट परफॉर्मेंस की। वीकनेस थी सिटी यूनियन बैंक में, परसिस्टेंट सिस्टम्स, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, रैमको, ये तीनों सीमेंट स्टॉक्स नीचे थे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 2.5% की गिरावट आती हुई दिखी। अदानी पोर्ट्स, मेट्रोपोलिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचएएल, जेके सीमेंट, एम्फेसिस और साथ ही सीमेंस माइंट्री एंड डिवीज लैब, यहां पर भी आपने सबसे बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में भी आज आपको भरपूर एक्शन दिखा है। कुछ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स पर आप पहले डालिए नजर। 6% ऊपर सीएमएस इन्फो, इसके साथ ही एप्टिस वैल्यू 4.5% ऊपर, मेट्रो ब्रांड्स, केम्प्लास, सनमार, सुप्रिया लाइफ साइंसेज, स्टार हेल्थ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंस, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। पर पीबी फिनटेक, हालांकि खबर थी कि अब एम्फी की लार्ज कैप लिस्ट में आ गया है, 5.5% नीचे था। जोमैटो 3% नीचे था। पेटीएम पर भी आपने दबाव देखा। नाइका, ये भी वीक थे। तो सरप्राइजिंगली एम्फी की लार्ज कैप लिस्ट में शामिल होने के बाद ये स्टॉक्स दबाव में थे, बट कुछ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा। ओवरऑल अनिल जी, जिस लेवल की क्लोजिंग चाहिए थी एग्जैक्टली वहां पर तो नहीं मिला, बट 17,750 के पास प्रोविजनल क्लोजिंग और 37,500 के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी की प्रोविजनल। नॉट बैड, ठीक है। खराब तो होने थे, जो हिसाब से माहौल था उसको देखते हुए तो ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब खराब नहीं होना था, लेकिन जितने वो ठीक है। कोई वो ऐसे बहुत बुरी क्लोजिंग हो जिससे कि आप मतलब मूड खराब हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं। और आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। हर बार की तरह आज भी गुरुवार की शाम आपके लिए आ रहा है बात दुनिया की। ढेर सारी दिलचस्प स्टोरीज शाम को 4:30 बजे दुनिया भर के हर एक कोने से रूटीन खबरों से हटकर बेहद इंटरेस्टिंग जानकारियां भी, और देखने में भी आपको आएगा मजा। एक झलक देख लीजिए। दुनिया के सबसे जोखिम वाले फ्रंट पर पत्रकारों ने अपने कर्तव्य के लिए दी कुर्बानी। चीन के चक्कर में कंगाल हुआ श्रीलंका। क्या रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव महायुद्ध की आहट है? और साल 2022 में हॉलीवुड है तैयार सुपर हीरोज की फौज के साथ। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो अब से थोड़ी देर में 4:30 बजे आपको ये बेहतरीन शो देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और केवाईसी, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई इसको जानता है। बिना केवाईसी न तो आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, न मोबाइल का कनेक्शन मिलेगा, न आप शेयर खरीद सकते हैं, न म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पेमेंट वॉलेट आपको उसमें पैसे डालने हैं, निकालने हैं, उसको शुरू करना है तो भी केवाईसी चाहिए। नो योर कस्टमर्स। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग केवाईसी। ऐसे में क्या है कि केवाईसी के नाम पे इतनी ठगी हो रही कि पूछे मत। अगर केवाईसी इतनी जरूरी तो फिर सरकार एक कॉमन केवाईसी सिस्टम क्यों नहीं बनाती? बना दो, एक बार कर लो सबकी केवाईसी, भाई एक दे दो, ये भाई मेरा केवाईसी। तो इसी पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने एक सिंगल केवाईसी बनाने की बात कही है। आज शाम 5 बजे हम इसी पर करेंगे डिस्कशन। केवाईसी के सिस्टम को सिंगल विंडो पोर्टल या सिस्टम में लाना क्यों जरूरी, इसके क्या फायदे होंगे, बातचीत करेंगे जयंत गुप्ता साहब से। सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हर्ष रुंगटा साहब है,
फी ओनली इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स के, और साथ ही हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, मधु एकम्बरम, CEO क्रेजी बी के। इन तीनों से करेंगे बात। टाइटल बहुत है, वन नेशन वन KYC। ये तो होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा आइडिया है अगर हो जाए तो। अच्छा, मजे की बात है ना, मतलब हर बैंक अपने अपने हिसाब से खोलता है। हाँ। अच्छा, मेरे जितने अलग अलग बैंक में अकाउंट है, किसी में स्पेलिंग अलग है, किसी में अनिल सिंघवी हूँ, किसी में अनिल कुमार सिंघवी हूँ, किसी में सिंघवी की स्पेलिंग मेरी जो सही है, किसी में गलत और ए एक्स्ट्रा लगा दिया। कुछ भी करते हैं, मर जाए। और फिर अपन चेंज करने के लिए बोलते प्रूफ मांगते हैं, बोले नहीं वो आपको। मैंने कहा पहले तुम तो बताओ वो प्रूफ जिससे मेरी स्पेलिंग गलत है, कि मेरे पास तो आज तक वो प्रूफ ही नहीं है। करेक्ट। तो ये एक सिंगल KYC हो जाए बहुत तो लाइफ में बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत एक्चुअली वो आधार से अगर लिंक कर हाँ कर दो, खत्म करो, एक ही बार में सब हो जाता है। हाँ, तो वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। आई एम श्योर होगा। पीयूष गोयल साहब बोल रहे तो जरूर होगा, आगे पीछे होगा, जरूर होना ही चाहिए। तो सारे काम एक साथ हो जाए आपकी सिंगल KYC से, ये काम बढ़िया हो जाए। जैन साहब को पूछते हैं सर, जैन साहब के तो क्या है, कमोडिटी से लेकर इक्विटी से लेकर डिपॉजिट से लेकर सारी चीज़ें। जैन साहब, आप इतने पेपर आप सबके मैनेज करते होंगे, रिकॉर्ड रखते होंगे, सिंगल KYC हो जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। देखिए अनिल जी, जरूरी है, बट इसमें भी इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं, CKYC, KYC और ये सारी चीजें, और जो अभी दीपांशु जी ने कहा और आपने भी कहा, ये आधार लिंक क्यों नहीं हो जाए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, एक्सचेंज ही अपने यहाँ पे कर ले और फिर बाद में हम लोग सिर्फ अपलोड करें और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, डाउनलोड हो जाए, बस कि वही ये इन्फॉर्मेशन है। सो बहुत ज्यादा पेपर वर्क हमारा भी कम होगा एज ब्रोकर्स, एंड ये बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट होता है हमारे ऑफिस में। और रोज फिर उन KYCs में भी ये होता है कि फिर थोड़े दिनों में डीएक्टिवेट होता है अकाउंट, फिर उनको रीएक्टिवेट करना पड़ता है और चेंजेस भी आते हैं। सो इट्स अ वेरी कम्फर्टसम जॉब। और आप सही बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ये चलते रहता है और बड़ा प्रोसेस है। देखिए जैन साहब, ये होगी और अगर एक साथ लग जाए तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। जैन साहब देखिए, ये यहाँ तक तो ठीक है कि एक ही अकाउंट एक्सचेंज खोल दे, फिर सारे ब्रोकर्स को अलग अलग, जिसको जहाँ जाना है वहाँ तक ठीक है। कल को ये मत कहना कि सारे एनालिस्ट चैनल ही रख ले और खुद ही खोल दे रहे, हमें सबको एक एक अलग अलग बुलाने की क्या जरूरत है, या हमसे ना हो पाएगा। उसके लिए मैं जैन साहब, राकेश जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, बाकी सारे हमारे जय टक्कर जितने, सुमित जी, सब एक्सपर्ट है, श्रीकांत जी, सबकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये सब हमारे ऊपर मत डाल देना, ऐसा करते हैं अनिल जी आप ही सब कर लो, बार बार अलग अलग को बुलाते हो। नो योर एंकर। हाँ, नो योर एंकर, ऐसा नो योर एनालिस्ट वैसा मत कर देना। हाँ ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अपना यूएसपी है। हाँ बिल्कुल। तो यूएसपी कि आप हमें सबसे अच्छी चीज निकलवा के लाते हैं। नहीं, वो तो हमारा काम है कि कौन हमारे एक्सपर्ट किस चीज़ में एक्सपर्टाइज रखते हैं, वो आप तक पहुंचाने का काम हमारा है, जो हम कोशिश करते हैं कि सही से पहुंच जाए। कोरोना के बढ़ते मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है, और इसमें अलग अलग एंगल्स हैं। जिस तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं उसी तेज़ी से पीक भी बनेगा, और जिस तेज़ी से पीक बनेगा उतनी ही जल्दी थमेगा भी। यानी कि कोरोना की रफ्तार में, इसी रफ्तार में उसका खात्मा भी छुपा हुआ है। जितना जल्दी फैलेगा उतना जल्दी खत्म होगा। कोरोना की रफ्तार का 360 डिग्री विश्लेषण होगा, समझेंगे कि पीक कब तक आएगा और कितनी जल्दी हमें मिलने वाली कोरोना से मुक्ति। इसी पर होगी हमारी आज की कवर स्टोरी। इस रफ्तार में कोरोना की हार है। चलिए, तो जितना तेजी से बढ़ेगा उतना ही जल्दी हारेगा। रात 8 बजे मिस मत कीजिएगा, बाकी सारी खबरें तो आपके लिए होंगी ही। आइए, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ चुकी है। 179 अंक नीचे है निफ्टी 17,745 पर। बैंक निफ्टी 205 अंक नीचे है 37,490 पर, वही 37,475 के लेवल के आसपास वहाँ जाकर बंद हुआ। और सेंसेक्स में 621 अंकों का रहा नुकसान। फाइनली वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज की पहली हफ्ते की एक्सपायरी संपन्न। कल सुबह दूसरी वीक की करेंगे शुरुआत, जिसके लिए 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय जय ठक्कर ने। जय भी सोच रहे होंगे आज अनिल जी पीछे ही पड़ गए, बार 3 बार याद दिला दिया है। और इसके पीछे कारण ये है कि हम जरूर चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि अगले हफ्ते में आपका 18,000 का ये कॉल ऑप्शन जो आपने खरीदने की राय दी वो सक्सेसफुल, और वो तभी होगा जब 18,000 तक पहुंच जाए, पार करे या उसके नज़दीक पहुंचे। तो इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बार बार याद दिलाने के पीछे। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, श्रीकांत जी और हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, आप सबसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।